मेरे अक्षर में लिखा हुआ सेशन नहीं है, इसको नया जोड़े, अभी उसको बोलूँगा। अच्छा तो आप ही बोलिए, आप ही बोलिए, मेरा कुछ बोले नहीं इसके बाद बोलिए। ओके ठीक है, चलिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। मैं आग्रह कर रहा हूं लोगों से कृपया अपना स्थान ग्रहण करने। मंच के जो बाईं ओर थोड़ी व्यवस्था गड़बड़ हो गई है, मैं आप सब लोगों से आग्रह कर रहा हूं कृपया आप लोग भी अपना स्थान ग्रहण करने। और जो पीछे बैठे हैं उन लोगों से आग्रह आप थोड़ा सामने आ जाएं। जो पीछे बैठे हैं हमारी युवा पीढ़ी, उनसे आग्रह, आप ही लोग के लिए आज चर्चा होने वाली है, तो मैं आग्रह कर रहा हूँ थोड़ा सामने आके बैठ जाएं तो थोड़ा अच्छा लगेगा सबको। चलिए मंच पर मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे छत्तीसगढ़ के जसपुर नगर की युवा लेखिका अंकिता जैन जी। एक बार जोरदार ताली बजाकर इन्हें मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ, श्रीमती अंकिता जैन जी। उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ नोएडा से हमारे बीच पहुंचे हैं नवीन चौधरी जी, युवा लेखक हैं। मैं आपका भी अभिनंदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे बीच अतिथि के रूप में मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री देवेंद्र गोस्वामी जी, आप रायपुर से हैं, आप भी बहुत शानदार लेखक हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे मंच से तीनों अतिथियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। बहुत ही शानदार विषय है और इस सत्र का विषय का जो जैन जी सोशल मीडिया और रचनात्मकता, ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। मैं हमारे बीच जो अतिथि के रूप में उपस्थित हैं श्रीमती अंकिता जैन जी, मैं राजेश श्रीवास सर आपसे आग्रह कर रहा हूं श्रीमती अंकिता जैन जी को आप छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा भेंट कर उनका अभिनंदन करेंगे। आपकी तालियां बजनी चाहिए। हमारा यह छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा हमारे प्रेम का प्रतीक है। उसके बाद हमारे बीच हैं नवीन चौधरी जी, आप नोएडा से आए हुए हैं, युवा लेखक हैं। मैं श्रीवास सर से पुनः आग्रह करूंगा हमारे नवीन चौधरी सर का गमछा भेंट कर उनका अभिनंदन करेंगे। इसी क्रम में हमारे बीच अतिथि के रूप में हैं श्री देवेंद्र गोस्वामी जी, आप रायपुर से ही हैं, आप भी युवा लेखक हैं। श्रीवास सर से मैं पुनः आग्रह करूंगा हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा भेंट कर इनका अभिनंदन करेंगे। समय बिल्कुल कम है, अगले 40 मिनट के इस सेशन पर हम बहुत महत्वपूर्ण और रचनात्मक बातें सुनने देखने को मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि हमारे बीच जो लेखक लेखिका अपना अनुभव शेयर करेंगे, अपनी जिज्ञासा और आप सबके अनभिज्ञता से ऐसे सवाल जो हैं जिसको आप जानना चाहते हैं, तो इस सत्र में आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है। तो मैं सीधे आमंत्रित कर रहा हूँ अंकिता जैन जी, आपसे आग्रह। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद रायपुर इतने अच्छे आयोजन के लिए। और अंततः हम एक सेशन कर रहे हैं जैन जी पर, जो सुबह से टल रहा था किसी ना किसी वजह से। शायद जैन जी की नज़र लगी होगी कि वो कह रहे होंगे 3 बुजुर्गों को बिठा दिया है हमारे ऊपर चर्चा करने के लिए, आप ये कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, तो पर अंततः हम कर रहे हैं ये सेशन। और यहाँ जो भी जैन जी हमें सुन रहा है या ऑनलाइन माध्यम से सुनेगा, उनसे पहले ही क्षमा मांग लेते कि भैया हम क्रिटिक नहीं हैं। हम जो भी बात करेंगे अपने अनुभव से करेंगे, अपने एरा को, अपने कॉलेज डेज को अपना जैनजीपन मान के उसके हिसाब से हम चर्चा कर लेंगे। तो हम कोशिश करेंगे परिचर्चा जैसी, पर मेरे पास कुछ सवाल भी हैं क्योंकि यहाँ 2 अनुभवी लोग बैठे हैं मेरे सामने, तो मैं उनसे भी जानना चाहूँगी बहुत सारी चीज़ें। पर उससे पहले मैं एक हाल ही में हम लोगों ने ZTV पर एक सीरीज़ आई थी पंकज कपूर, जिसमें दादा बने हुए थे। सीरीज़ का नाम मैं भूल रही हूँ, हम कितने करीब कितने, इस तरह का कुछ नाम था उसका। और उस सीरीज़ में जो पिता होते हैं, जो दादा होते हैं पंकज कपूर जो बने हुए थे, उनका टारगेट ये था कि उनको अपने परिवार के 4 सदस्यों से 6 महीने के लिए मोबाइल छुड़वाना था और वो हर सदस्य को 1-1 करोड़ रुपए देने वाले थे। तो ये उनका टारगेट था। और ये टारगेट उन्होंने इसलिए सेट किया कि जब वो आप वापस आते हैं अपने घर किसी ट्रिप से और वो अपने परिवार से कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो उनके परिवार के पास समय नहीं होता है। हर व्यक्ति किसी ना किसी एक गैजेट में लगा हुआ है, कोई लैपटॉप में, कोई टैबलेट में, कोई फ़ोन में, कोई वीडियो गेम में। हर व्यक्ति, परिवार के जो 4 सदस्य थे, चारों किसी ना किसी गैजेट में लगे हुए थे। तब वो गैजेट की लत छुड़वाने के लिए वो ये टारगेट रखते हैं कि आप 6 महीने तक कोई भी गैजेट यूज़ नहीं करेंगे, किसी भी तरह का डिजिटल कनेक्शन नहीं रखेंगे और आपको 1-1 करोड़ रुपए मिलेगा। उस सीरीज़ में बाकायदा ये बताया था कि परिवार का हर उम्र का सदस्य किसी न किसी गैजेट का आदी है। लेकिन जब भी ज़ेन-ज़ी की बात आती है, हम ये मान के चलते हैं कि एक ज़ेन-ज़ी ही है जो मोबाइल नीचे करके ऐसे फ़ोन में लगा होगा। मतलब हमने उनका परसेप्शन बना दिया है, बट एक्चुअली कर तो हर एज का व्यक्ति रहा है।
तो नबी जी आप बताइए थोड़ा कि क्यों जेनजी इस चीज के लिए बदनाम हो रहा है कि नहीं जेनजी मतलब डिजिटल, जेनजी मतलब टैबलेट, जेनजी मतलब फोन, जेनजी को ही क्यों फोन से जोड़कर बदनाम किया जा रहा है? चालू है? जी। मुझे लगता है कि पिछली पीढ़ी ने हमेशा अगली पीढ़ी के ऊपर दोषारोपण किया है। तो जैन जी की गलती नहीं है, हम भी उतना ही इन्वॉल्व हैं फ़ोन के अंदर। तो और मुझे लगता है कि शायद हमारी तरफ से भी आया है, जब भी नई टेक्नोलॉजी जो भी आएगी। मुझे ध्यान है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने जब पढ़ा होगा तो वो गीता हितोपदेश यही पढ़ते थे, और हम लोगों ने चाचा चौधरी पढ़ा। कॉमिक्स आ गए थे, उनको लगता था कि ये बच्चे जो हैं कब सीखेंगे संस्कार की बातें, ये सिर्फ कॉमिक्स ही पढ़ते चले जा रहे हैं। तो समय के साथ चीज़ें चेंज हुई है। मोबाइल आया तो फिर जैन जी के हाथ में मोबाइल आया है। सुबह जब मैं यहाँ आ रहा था तो एयरपोर्ट पर एक माँ बच्चे को गोद में लेके बैठी हुई थी। बच्चा मुश्किल से होगा शायद 8-10 महीने 12 महीने का, और बच्चा लेटा हुआ है तो बच्चा इस पर सिर झुका के नहीं, ऐसे हाथ में लेके मोबाइल, गाना कोई सुन रहा है। तो बच्चे की पकड़ मोबाइल पे इतनी मजबूत हो चुकी है। तो अभी जो नई पीढ़ी जितनी आएगी उसके पास जितनी नई चीज़ें हैं, और मुझे लगता है कि जेन जी जो है ये जन अल्फा को ऐसी ही कुछ शिकायत कर रहे होंगे कि तुम्हें क्या पता, हमें तो मोबाइल पे पढ़ना पड़ता था। तो ये हमारे साथ शिकायतें इस तरह की हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अंकिता जी, अभी बुक फेयर हुआ तो मैंने एक वीडियो किया था अपने क्लाइंट के लिए। जेन जी के साथ ही मैंने पूरी बातचीत की। मैंने ये पाया कि यही जो पीढ़ी है इसने दोनों चीज़ें, किसी भी एक चीज़ का इस्तेमाल दोनों तरीके से, आप उसका फ़ायदा उठाएं, नुकसान उठाएं। तो नुकसान तो हम सब जानते हैं, तो मैं उसकी चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन इसी पीढ़ी को मैंने उसका इस्तेमाल करते हुए देखा किताबों की तरफ वापस आने के लिए। अब जो है वो पुराने मीडियम चले गए जहाँ अखबार से आपको किताबों के बारे में पता लगता था। अब जो है वो मीडियम नहीं है जहाँ मैगजीन्स छपा करती थी और बहुत सारे डिस्कशन लाइब्रेरीज हुआ करती थी। तो यही जैन जी जो है सोशल मीडिया पे रील देखता है, किताबों के कोट्स देखता है, और वहाँ से तय करता है कि ये किताब मुझे पढ़नी चाहिए। और वो जो डिजिटल डिटॉक्स है, इनमें से ही कुछ लोगों ने खुद तय करना शुरू कर दिया कि हमें डिजिटल डिटॉक्स की ज़रूरत है, और उस डिटॉक्स को जानने करने के लिए वो किताबों की तरफ आए हैं। एक दूसरा वर्ग है जो इसी सोशल मीडिया को, और सोशल मीडिया में सिर्फ मैं इंस्टाग्राम को नहीं लेता, हम रील को हमेशा कहते हैं, आप वहाँ यूट्यूब भी है। आप देखें कि इसी पीढ़ी ने कितनी सारी चीज़ें यूट्यूब से, करिकुलम की किताबों के अलावा यूट्यूब का इस्तेमाल करते हुए किया है। मैं बहुत दूर नहीं जाता, खुद आप जो है अंकिता जी वर्कशॉप करवाती हैं स्कल्पचर पेंटिंग की, इन्होंने इंस्टाग्राम को यूज़ किया, और इनकी वर्कशॉप्स के अंदर बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि जो उसी सोशल मीडिया के माध्यम से आए हैं। तो सीखने की जो एक इच्छा है वो भी मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से तो एक मीडियम के तौर पे है। अब ये वही बात है कि आपके हाथ में चाकू है, आपसे सब्जी काटे या गला, ये आपको तय करना है। तो जैन जी को जो है वो तय करना है कि मोबाइल का कुछ लोग जो बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ कैसा करेंगे, ये उनको तय करना होगा। बिल्कुल सही बात है। गोस्वामी जी आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आपकी एक जेनजी की उम्र की बेटी भी है, और तो आपका अनुभव कैसा रहता है अपने घर में? क्या आपके आपके और आपकी बेटी के बीच में इस तरह का कोई द्वंद्व चलता है कि नहीं पापा कब मोबाइल देखेंगे या मैं कब मोबाइल देखूंगी? नमस्कार। सबसे पहले मैं जैन जी के बारे में बताता हूँ कि ये कौन सी पीढ़ी है। ये इंटरनेट के साथ पैदा हुई है, पली बड़ी है। मैं एक अखबार में संपादक हूँ। मैं रात में आके घर में डिस्कस करता हूँ बिटिया से कि ये पता है, उसके पास सारी जानकारी है कि रायपुर में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। और कई सारे बहुत सारे टर्म्स हैं जो मैं नहीं जानता। मैं उससे पूछता हूँ कि ये कहाँ है, कैसे होता है, कोरिया में क्या चल रहा है, वो कौन सा डांस फॉर्म है। तो बहुत इंफॉर्मेशन है इनके पास। दूसरा, ये जो पीढ़ी है ये बहुत ही संकल्पित पीढ़ी है। हमारी जो पीढ़ी थी, हम लोग अभी भी अफसोस करते हैं कि काश पापा ये मना नहीं किए होते तो हम लोग ये कर लेते। ये पीढ़ी ये सब नहीं सोचती, इनको जो करना है वो कर लेती है। दूसरा, जो सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया इनके लिए क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा मंच है। ये यहाँ पे अपनी मीम्स से, रील्स से बड़े बड़े संदेश दे रही है। ये जैन जी है, और अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में, तो उनकी रचनाएं और जैन जी की जो रचनाएं हैं लगभग एक जैसी हैं। आप कहेंगे कि जैन जी इतना फास्ट, स्क्रीन पे इतना शोर है, और विनोद कुमार शुक्ल जी की रचनाएं इतनी शांत, धीमी हैं, पर दोनों की जो संवेदनाएं हैं, मानवीय संवेदनाएं, दोनों की सेम है। इनके जो रील्स होते हैं मानवीय संवेदनाओं को टच करती हैं, और सोशल मीडिया के कारण एक इनको नया प्लेटफॉर्म मिला है। देश दुनिया में ये अपना नाम कर रहे हैं, आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं।
मैं रिपोर्टिंग के सिलसिले में सुकमा के दूरस्थ गांव गया था। सहदेव का नाम को जानते होंगे, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। उस गांव में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पूरी दुनिया उसको जानती है केवल वो रील्स के कारण। एक प्लेटफॉर्म उसको हर महीने एक अच्छा हैंडसम पे करती है, उसको कुछ रील्स बना के अपलोड करने होते हैं। तो ये जैन जी और सोशल मीडिया की ताकत और उनकी क्रिएटिविटी है। जी, ये तो आपने सही कहा कि अपनी क्रिएटिविटी से वो बहुत आगे पहुंच रहे हैं। पर इसी से मुझे एक सवाल सूझता है कि आजकल हम देख रहे हैं 10-15 हज़ार फॉलोअर वाले तो शायद भरे पड़े हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे और यूट्यूब पे। यूट्यूब पे कम होंगे, पर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो मिलियंस में होते हैं उनको हम एक रिप्रेजेंटेटिव मान लेते हैं, और जो कम वाले हैं वो अभी उस रिप्रेजेंटेटिव बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो जो आगे बढ़ रहे हैं, क्या वाकई वो अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करके या उसको व्यक्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, या वो एल्गोरिथम के फेर में फंस गए हैं? उन्हें चाहिए कि हमें भी 1 मिलियन करना है तो हम वही दिखाएं जो ये देखना चाहता है इंस्टाग्राम। तो आपको क्या लगता है नवीन जी कि वाकई में आज का जो युवा है, जो जेनजी है, वो जो अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहा है, जो जो रील्स वो बना रहा है या जो लिख रहा है या जो भी फैशन आर्ट या जो कुछ भी वो कर रहा है, वो वाकई वही है जो वो करना चाहता है? उसके अंतर का बात है वो, या फिर वो एल्गोरिथम के फेर में पड़ के ही सब कुछ दिखा रहा है? मुझे लग रहा है इसको आप हम लोगों की लेखकों की पीढ़ी से समझ लीजिए। वो सब जिनके पास एक और जीविकोपार्जन का तरीका है, वो जो है अपने मन का लिख रहे हैं, और हमारी जो नई पीढ़ी है वो ज़्यादातर अपने मन का लिख रही है और पाठक उसको पढ़ भी रहे हैं। लेकिन जहाँ पर ये समस्या है कि जीविकोपार्जन उसी से होना है, वहाँ पर फिर आपको चीज़ें उसको चेंज करनी पड़ती हैं। यहाँ पर एक बड़ी पीढ़ी को लगने लगा ऐसा, तो दोनों बातें हैं। जहाँ एक तरफ हमने पॉजिटिव की बात की है, वहाँ एक नेगेटिव साइड भी है कि बहुत सारे युवाओं से मैं मिला हूँ जिनको लगता है कि ये सबसे आसान कामचोरी का तरीका है, कि मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा, मुझे कुछ और नहीं करना पड़ेगा, वीडियो बनाऊंगा, एक दिन वायरल हो जाऊंगा। मेरे एक दोस्त के बेटे के साथ भी ये सब हुआ कि 11वीं क्लास में नंबर कम आ रहे हैं, कह रहा है नहीं मैं तो अंकल एकदम यूट्यूबर बन जाऊंगा और फिर ऐसा हो जाएगा। तो एक दिन मैंने उसको यूट्यूब मोनेटाइजेशन की पूरी गणित समझाई कि कितने वीडियो पे तुमको कितना पैसा टेंटेटिवली आएगा, 15-20% ऊपर नीचे। तो उसको रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, अगर मेरे हर वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज़ नहीं आते हैं तो जीवन में जीना चाहता हूँ वो नहीं हो पाएगा। तो उनको लगा कि थोड़ा पढ़ भी लेना चाहिए। तो एक जो है बहुत बड़ी जनरेशन ऐसी भी है जिसको ये पता नहीं लग पा रहा कि सोशल मीडिया को मुझे क्यों यूज़ करना है। अगर आप रेवेन्यू जनरेशन के लिए ही कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी पीढ़ी है। एक आरजे हैं, महिला आरजे हैं, उनका फॉलोअर बेस नहीं बढ़ रहा था, रेडियो में आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। उन्होंने अचानक क्या किया, डबल मीनिंग वाले गाने, डबल मीनिंग वाली चीज़ें शुरू की और 1 साल तक किया, और अचानक वो 5,000 से 1 लाख फॉलोअर उनके कुछ ही दिनों के अंदर हो गए। तो ऐसा भी हुआ है। लेकिन वहीं पे इस बार हमने एक और आरजे के साथ किया जिसके कि 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वो आरजे जो है सिर्फ मोटिवेशनल बातें करता है, किताबों से उठा के ज़िंदगी से जुड़ी रोज की बातें करता है। तो हमारे पास दोनों तरह की ऑडियंस है। तो ऐसा नहीं है कि एल्गोरिदम के फेर में फंस के सिर्फ नेगेटिव चीज़ें जा रही हैं, पॉजिटिव भी जा रही हैं। ये हमेशा हुआ है कि नकारात्मकता जो है वो स्प्रेड बड़ी फास्ट होती है, तो हमें लगता है कि रास्ता यही है। लेकिन पॉजिटिव साइड में आप जब भी जाएंगे तो पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं। कार्तिक का एग्जाम्पल है जहाँ 7 मिलियन जो है व्यूज़ इसी से आते हैं कि आप रोज़ एक अच्छी बात बताते हैं कि यार अगर ऐसा करोगे तो ये कुछ पॉजिटिव आपके साथ होगा। तो हमारे पास दोनों तरह के लोग हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। और एक और जो मुझे हमेशा लगता है कि हर इंसान का जो इस धरती पे आया है उसका एक सामाजिक दायित्व तो है, और वो सामाजिक दायित्व आप किसी भी रूप में निभाएं। अगर वो एंटरटेनमेंट है तो एंटरटेनमेंट सही, लेकिन किस तरीके से उसका फॉर्मेट क्या होने वाला है, क्योंकि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं सॉफ्ट पॉर्न का तरीका भी बन गया है। और समहाउ जिस तरह के एरिया की आपने बात की देवेंद्र जी, उसी तरह के एरिया से बहुत सारे लोगों को हम देख रहे हैं कि काइंड ऑफ सॉफ्ट पॉर्न भी बन रहा है। तो उन चीज़ों को भी आपको रोकना पड़ेगा। तो एल्गोरिदम के फेर में जहाँ एक तरफ फंसे लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, वहीं एक दूसरा है। एल्गोरिदम को अगर समझा जाए, शायद इस चीज़ को ज़रूर थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। एल्गोरिदम जो है, आप जिस तरह के कंटेंट को बनाते हैं उसको समझना शुरू करता है, उसकी क्वालिटी को समझना शुरू करता है और देखता है कि ऑडियंस कितना हुक है उसके अंदर। जैसे ही वो हुक आएगा वो आगे उसको दिखाना शुरू करता है, जैसे उसकी शेयरिंग बढ़ती है आगे दिखाना शुरू करता है। तो अगर आप रोज़ भगवान के भजन गाएंगे तो भी एक सर्टेन टाइम के बाद अगर उसमें हुक है, ढंग से गाया गया है, वो भी चलेगा। आप सॉफ्ट पॉर्न देंगे
वो भी चलेगा, और नहीं चलना है तो दोनों नहीं चलेगा। तो उसके जो बेसिक चीज़ें हैं कि किस तरह का हुक, किस तरह का कंटेंट, तो एक अच्छा कंटेंट बनाइए और उसको जितना आप लगे रहिए। कंसिस्टेंसी उसका एकमात्र तरीका है जो मैं खुद फॉलो नहीं करता, लेकिन आप उसको करेंगे तो आपका जो है वो ग्रो तो करेगा। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि कंसिस्टेंसी और मैं अंकिता जी फिर से आप ही का एग्जांपल लेना चाहूंगा, क्योंकि अंकिता जी मित्र हैं और मैंने बहुत समय से इनको भी इसके ऊपर काम करते देखा। तो जो स्कल्पचर पेंटिंग की हम बात कर रहे थे, उस पेज को मैंने जीरो से ग्रो होते हुए देखा है, और वो जीरो से जो ग्रो हुआ है उसके अंदर क्या कर रही हैं ये, उसके अंदर जो है स्कल्पचर पेंटिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ इसकी इमेजेस, तो आप कंटिन्यूसली वो उस इंटरेस्ट एरिया में जा रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ है कि जो ऑडियंस है वो ऑडियंस ऑर्गेनिकली इनकी तरफ आनी शुरू हो गई है। तो आप कुछ भी पॉजिटिव उसमें लेके जाएं। लेकिन आप अगला सवाल पूछें उससे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देवेंद्र जी ने एक चर्चा की थी विनोद कुमार शुक्ल जी की, जहाँ पर कि युवा जो है, जो फास्ट पेस्ड है, वो उनको पढ़ना पसंद करता है। ये जो इन्होंने बात की वो आपको क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि हम दोनों के मुकाबले आप जेन जी के ज्यादा करीब हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि युवा विनोद कुमार शुक्ल को क्यों ज़्यादा पढ़ रहा है, इसका जवाब ये होगा कि युवा हमसे ज़्यादा ट्रेंड एक्टिव है और विनोद जी पिछले 2-3 सालों में ट्रेंड बने थे। तो मुझे लगता है कि विनोद जी अगर ट्रेंड ना बनते तो शायद वो युवा उनकी तरफ डाइवर्ट नहीं हो पाता। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, क्योंकि विनोद जी आज के लेखक तो हैं नहीं। विनोद जी हम 30-40 साल से उनको जान रहे हैं, वो 30-40 साल से लिख रहे हैं। तो जिस जिस 20-22 साल के बच्चे ने विनोद जी को 2024 या 25 में पढ़ा, उसने 2020-21 में क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि उस समय वो उसके ट्रेंड जोन में आया नहीं था। वो उसके ट्रेंड जोन में तब आया जब वो ट्रेंड बने, और वो ट्रेंड किस किस तरीके से बने, सोशल मीडिया पे या किसी बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा उनकी किताबों की तारीफ करने से, या किसी भी चीज़ से, या किसी व्यक्ति के द्वारा प्रमोशन करने से। तो मुझे लगता है कि जेनजी, हम बेशक कहते हैं कि वो संकल्पित है, वो बहुत अच्छा है, वो डेडिकेटेड है, सब कुछ है, लेकिन उस पर शायद ट्रेंड का इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है और वो सबसे ज़्यादा ट्रेंड फॉलो करता है, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो बिजनेस आइडियाज़ हों। बिजनेस आइडियाज़ को मैं सिर्फ एक रेगुलर बिजनेस से नहीं देखती। आज के ज़माने में मैं बिजनेस आइडिया को एक रील बनाने के आइडिया से भी देखती हूँ। रील बनाना एक बिजनेस आइडिया हो गया है। तो चाहे वो फैशन हो, चाहे बिजनेस आइडिया हो, या चाहे किताबें हों, बच्चे वही पढ़ रहे हैं जो ट्रेंड बन रही हैं। और ट्रेंड बनाने के तरीके भी अपने अपने हैं। वो रील से बन रही हैं, वो इमेजेस से बन रही हैं, उन पर लिखे हुए कंटेंट से बन रही हैं, कविताओं से बन रही हैं। तो विनोद जी को पढ़ना आज के जेन जी के द्वारा मेरे ख्याल से कि वो ट्रेंड इफेक्ट ज़्यादा था। जी, मैं देवेंद्र जी से एक सवाल पूछ रही थी कि जो सवाल मैंने नवीन जी से पूछा था कि आपको क्या लगता है कि जेन जी, आपने कहा कि जेन जी बहुत संकल्पित है और डेडिकेटेडली अपना काम करता है, तो आपको क्या लगता है कि उनका ये संकल्प सिर्फ किसी पर्टिकुलर थीम पे ऑडियंस बटोरने और पैसा बटोरने के लिए है, या वो वाकई ये जानते हैं कि उनके मन में क्या है, उन्होंने वाकई अपनी अंदर की उस चीज़ को पहचान लिया? जैसे फॉर एग्जांपल कि आज से 10-15 साल पहले जब यूट्यूब बूम करना शुरू हुआ था, तो हमारे सामने जितने भी यूट्यूब के बड़े बड़े चैनल्स थे, वो डेडिकेटेडली किसी एक सब्जेक्ट पे थे। उनको पता था, हर बड़े यूट्यूबर को पता था कि उसको क्या करना है, और उसने बहुत रिसर्च करके इस पे आया। मेरा एक दोस्त है, वो भोपाल में एक पेज चलाता था, 2011 और 12 की बात है, ये बहुत बड़ा पेज चलाता था, और वो कुछ नहीं करता था, सिर्फ भोपाल की गलियों के बारे में एक इन्फॉर्मेशन डालता था। उसका वो पेज बहुत पॉपुलर हुआ, यूट्यूब चैनल बहुत पॉपुलर हुआ। आज के ज़माने में हर दूसरा व्यक्ति जो भोपाल के बारे में एक पेज चला रहा है, आज पर्टिकुलर भोपाल को अगर देखा जाए तो 1 या 2 लाख वाले कई सारे पेज आ गए, वहाँ 10-15 पेजेस हैं वहाँ पे। तो ये जो पेजेस शुरू हुए थे, ये इस तरह शुरू हुए कि इन्होंने देखा कि एक पेज पॉपुलर हो रहा है भोपाल की बातें लिख के, तो चलो हम भी लिखते हैं। इन्होंने अपनी इनर वॉइस को नहीं सुना कि हमें भोपाल को दिखाना है दुनिया को, तो हम भोपाल को दिखा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो जेनजी है वो वाकई अपनी इनर वॉइस को सुन के अपना सब्जेक्ट चूज कर रहा है, या फिर वो ट्रेंड के फेयर में आके कर रहा है कि नहीं चलो पैसा मिल जाएगा और पॉपुलैरिटी मिल जाएगी तो मैं भी कुछ कर लेता हूँ? ये हर पीढ़ी के साथ है। इससे पहले की जो पीढ़ी थी वो भी फॉलो करती थी। अगर इंजीनियरिंग की लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरा बैच निकल के इंजीनियरिंग करने जाता था, यूपीएससी की तैयारी करने जाता था। तो फॉलो करने हर पीढ़ी में ये होता आया है। दूसरा, जो ईमानदारी की बात कह रहे हैं, तो जैन जी डिजिटल ईमानदार है।
जो हम लोग फिल्टर का यूज़ करते थे, जेन जी फिल्टर का यूज़ नहीं करता है। वो जिस रूप में है, जैसा है वैसा ही वो सोशल मीडिया पे आता है। उसको किसी झूठे फिल्टर की या फिर आवरण की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा है वैसे ही वो दिखाता है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देवेंद्र जी, एक प्रश्न आपने थोड़ी देर पहले जब इन्फॉर्मेशन की बात की थी कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से ये पीढ़ी इन्फॉर्म्ड बहुत ज़्यादा है, जो सच है। लेकिन मुझे साथ ही साथ लगता है मिस इन्फॉर्म्ड भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक जो दिक्कत आई बहुत ज़्यादा, और आपकी फील्ड में इस चीज़ का ज़्यादा योगदान है क्योंकि आप पत्रकारिता से जुड़े और आप तो उस दौर से जुड़े जब आप न्यूज़ किस तरीके से लिखी जाती थी, वहाँ से हम यहाँ तक आए हैं। हेडलाइन पढ़ के निर्णय हो रहे हैं, न्यूज़ को समझ रहे हैं, तो कई बार अंदर कुछ और होती है, और चूंकि इनके अटेंशन पाने के लिए ये भी हो रहा है, वन। दूसरा, अखबार मेरे लिए आज भी टीवी चैनल से ज़्यादा अखबार मेरे लिए आज भी प्रामाणिक है। मैं अखबार पढ़ना पसंद करता हूँ, तब मुझे लगता है कि इसमें छप गया है, भले झूठ छपा हो, अखबार में छप गया तो मुझे लगता है कि सच होगा। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो से आ रही है, तो इनके इन्फॉर्मेशन सोर्स किसी न किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से अलाइंड यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स हैं। वहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है, जिसका जो अलाइनमेंट है उसी के हिसाब से उसी एक ही घटना को वो अलग अलग तरीके से दिखाना शुरू करता है। तो क्या वाकई ये पीढ़ी वेल इन्फॉर्म्ड है, या ये टू मच इन्फॉर्म्ड है लेकिन मिस इन्फॉर्म्ड है? जैसे अब इन्फ्लुएंस होने की बात कहें तो ये जो मीडिया हाउसेस है वो भी इन्फ्लुएंस है। आप जितने चैनल्स हैं वो देखिए, इन्फ्लुएंस होकर सारे डिबेट वो करती है। तो जैन जी को इन्फ्लुएंस होना कोई बड़ी बात नहीं है। और मिस इन्फॉर्म्ड या फिर सही सूचना की बात कह रहे हैं तो ये लंबे लंबे लेख नहीं लिखना भी पसंद नहीं करते और पढ़ना भी पसंद नहीं करते। ये अपनी बात 30 सेकंड की रील में कह देते हैं, और इनकी रील में वो संवेदना होती है, इतनी ताकतवर होती है कि नेपाल में सत्ता परिवर्तन करना होता है, पूरे दुनिया में क्रांति मचा हुआ है ये जैन जी के कारण। ये बर्दाश्त नहीं करते गलत चीज़ों को, वो अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से, रील्स के माध्यम से, मीम्स के माध्यम से उन चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। सर मुझे लगता है कि 30 सेकंड में संवेदनाएं व्यक्त करना उन्होंने इसलिए शुरू किया क्योंकि इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम ने उनसे कहा कि अब 1 मिनट से ज़्यादा की रील वॉच नहीं हो रही हैं। तीन सेकंड में आपको अपना हुक देना होगा और 30 सेकंड में आपको अपनी बात पूरी कह देनी होगी, तभी आपकी रील वायरल होगी। अगर इंस्टाग्राम उनसे कहता कि आप 1 मिनट की बात कहिए और वो रील वायरल जा रही है, तो शायद वही संवेदनाएं 1 मिनट में तब्दील हो जाती ये है। इनकी क्रिएटिविटी है, जैन जी की क्रिएटिविटी है कि अपनी पूरी बात ये केवल 30 सेकंड में बता दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं उनकी क्रिएटिविटी को इनकार नहीं कर रही हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ कि जेन जी की जो क्रिएटिविटी है वो उनके ट्रेंड से ज़्यादा अफेक्टेड है। उनको शायद अभी अपने आप को खोजने में और समय बिताना पड़ेगा, ये समझने में कि हर व्यक्ति, हर बच्चा, हमारे इर्द गिर्द अगर आप देखें तो बहुत सारे बच्चे, मैं अपने सामने देखूँ तो मेरे इर्द गिर्द 2 ऐसी बच्चियाँ मैंने देखी रिसेंटली जिन्होंने हस्बैंड वाइफ के ऊपर जोक्स बनाने शुरू किए और अपने हस्बैंड वाइफ के साथ उन्होंने वो जो कंटेंट बनता है वो डालना शुरू किया। उनका हर तीसरा या चौथा वीडियो किसी ऐसे कंटेंट पे होता है जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो चुका है। तो दे आर नॉट सर्चिंग फॉर व्हाट दे वांट टू से, दे आर सर्चिंग फॉर व्हाट पीपल वांट टू वॉच। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो एक्चुअली में ये देख ही नहीं रहे कि उनको कहना क्या है, वो अपनी इनर वॉइस तक पहुँच ही नहीं पा रहे कि हम समझ पाएँ कि हम कहना क्या चाहते हैं दुनिया से उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मैम ये सोशल मीडिया में भी जो बात होती है तो जो खबर लिखते हैं उनके जो सेंटर पे रीडर्स होते हैं वो रीडर्स के लिए खबर लिखते हैं। टीवी पे भी जो खबर दिखाते हैं वो रीडर्स, जो उनके ऑडियंस उनके लिए, तो इनके भी जो ऑडियंस हैं वो उनके लिए वो कंटेंट तैयार तो कर रहे वही हैं। मैंने कहा कि ये फिर उनके लिए बिजनेस हो गया, इट्स अ बिजनेस थिंग। इसमें एक छोटा सा जो मेरा सबमिशन है, जो मैंने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन वाली जो बात है, सर चेंज हुआ। एक दौर में हमने देखा कि मीडिया पे बायस हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे प्रिंट में कम से कम, इसलिए मैंने स्पेशली प्रिंट की बात की कि प्रिंट में अभी भी एक वो है कि जब छप गया उसको तो आपको संभालना पड़ेगा, और चूँकि डिटेल रहता हमें बातें समझ में आती हैं। नेपाल में हुआ, अभी बांग्लादेश में भी आंदोलन हुआ, 1974 में भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं ने शुरू किया। ये सोशल मीडिया का दौर नहीं था। उस आंदोलन को गुजरात से शुरू किया गया, चिमन भाई पटेल की सरकार चली गई, और वो आंदोलन उसके बाद 1975 में आता है। जेपी उस आंदोलन को लीड करते हैं, युवा ही उसका हिस्सा बनते हैं। तो उनके पास एक फेस था, उस एक फेस के माध्यम से एक डायरेक्शन मिला कि हमें क्या करना है, और फिर इमरजेंसी लगी, सब कुछ हम जानते हैं क्या क्या हुआ। ये जो सोशल मीडिया के दौर में जो आंदोलन हुआ,
सबसे पहला आंदोलन मैं इंडिया में निर्भया केस का उठाता हूँ। निर्भया केस में सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा मतलब हमें पॉजिटिव साइड दिखा कि इसके कारण पूरे देश में उबाल मचा, लेकिन उस पूरे आंदोलन का चेहरा कोई नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि उसका चेहरा कौन है। मैं रोज जाता था विजय चौक पे जब वहाँ पे आंदोलन हो रहा था, और वहाँ पर था कि बात किससे की जाए, तो ये एक समस्या थी। आगे आते हैं तब तो ये शुरुआत ही थी सोशल मीडिया की। बांग्लादेश में इस वक्त जब सत्ता परिवर्तन कर दिया गया जैन जी के द्वारा, तो आप चूँकि पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि वो सारी चीज़ें जो हुई हैं वो सारी चीज़ें मिस इन्फॉर्मेशन के द्वारा हुई हैं। वहाँ पर किस तरीके से अमेरिकन हस्तक्षेप से उस सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए इनके माइंड को, क्योंकि वो अखबार तो पढ़ नहीं रहे, वो किताबें पढ़ नहीं रहे हैं, और उनको बताया गया कि ये गलत हो रहा है। अब वहाँ पर भी यही सिचुएशन हो चुकी है कि यूथ को पता ही नहीं करना क्या है। आज उनको ये बताया जा रहा है, बांग्लादेश में आप में से बहुतों को पता होगा कि इस वक्त यूथ को ये बताया जा रहा है कि 1971 में उनको इंडिया ने आज़ाद नहीं करवाया था। वहाँ इतिहास डाइल्यूट किया जा रहा है और उसको यूथ मानना शुरू कर देगा। उनको ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का रोल बहुत ज़्यादा ठीक था, पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव माहौल वहाँ पे बनाए जाने की कोशिश शुरू की जा रही है। और यहाँ पर मुझे सोशल मीडिया के साथ चिंता उत्पन्न होती है, और जहाँ पर कि एक बार 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 लगता है कि क्या सोशल मीडिया के साथ साथ किताबों की तरफ हमें वापस आने की ज़रूरत है, और प्रिंट मीडिया में भी प्रिंट को जो है एक बार वापस उस मजबूती में आने की ज़रूरत है। क्योंकि बांग्लादेश के बारे में अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप वाकई हिल जाएंगे। और मुझे कई बार लगता है कि भारत में भी कई राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं, कई जो सोशल मीडिया कैंपेन चल रहे हैं, वो कोशिश यही चल रही है कि आने वाले 2 साल 5 साल में ऐसा एक माहौल बन जाए जहाँ पर कि यूथ उस 30 सेकंड की रील को देख के डिसाइड करे कि देश में सब गलत हो रहा है और लोकतंत्र खत्म हो जाए। तो ये एक डार्क साइड है जेन जी का सोशल मीडिया के साथ, जो कि सोशल मीडिया ने क्या किया, उनके अटेंशन स्पैन को कम किया है, उन तमाम पॉजिटिव बातों के साथ जो हम तीनों ने इससे पहले कही हैं। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी नवीन जी कि एक बहुत पहले जब मैं मदरहुड पे अपनी किताबें लिख रही थी, उस टाइम पे एक रिसर्च पढ़ी थी मैंने, और उसमें ये आया था बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में था वो, कि एक बच्चा जिसने असल में मतलब उसका एग्जाम्पल ये था कि एक बच्चा जिसने असल में कभी मिट्टी खाई ही नहीं, बड़े होके 20 साल के वो दुनिया को अपने दोस्तों को ये कहानियाँ सुना रहा होता था कि उसने बचपन में खेतों में जाके मिट्टी कैसे खाई। तो ये बात उसके दिमाग में कैसे आई, ये बात उसके दिमाग में ऐसे आई कि उसने कभी किसी दोस्त के साथ बैठ के मिट्टी उठा ली होगी, किसी चलते फिरते उसके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार ने ये देख लिया होगा, उसने ये कहानी बनाई होगी कि अरे फलाने का बच्चा तो वहाँ बैठ के मिट्टी खा रहा था, और वो कहानी चलते चलते हर दूसरे तीसरे दिन कि अरे ये तो मिट्टी खाने लगा है, ये तो वहाँ से मिट्टी खाता है, ये तो ऐसे मिट्टी खाता है, अरे ये तो बचपन में ऐसे खेलता था, चौक खाता था, खड़िया खाता था। तो जिस तरह से बच्चों के बारे में ये कहानियाँ बनाई जाती हैं, उनमें से कई बार ऐसा होता है कि कई कहानियाँ असल में उनके किरदार का हिस्सा थी ही नहीं, वो हमारे इर्द गिर्द के लोगों ने हमारे बारे में, जैसे कई सारे बच्चे बहुत बदमाश होते हैं, मेरी मासी के एक बेटे थे, वो बहुत बदमाशियाँ करते थे। कई शादियों में कई ऐसी गैदरिंग होती थी, फैमिली गैदरिंग, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बदमाशियाँ की, लेकिन कई ऐसी बदमाशियाँ थी जो उन्होंने की ही नहीं पर उनके नाम से प्रचलित थी। क्यों? क्योंकि लोगों ने ये मान लिया कि ये बच्चा बदमाश है, और बड़े होके वो जो बदमाशियाँ उन्होंने की ही नहीं वो भी वो खुद अपने नाम से सुना रहे हैं, क्योंकि उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ये अपने अंदर बैठा लेता है कि हाँ ये काम मैंने किया था, जबकि वो काम उसने नहीं किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं जेन जी के सबकॉन्शियस माइंड में भी धीरे धीरे ये चीज़ें बैठा रहे हैं। जो बातें आपने बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल के बारे में कही, वो एक्चुअली में सबकॉन्शियस माइंड में बैठाने वाली चीज़ें हैं, जो 30 सेकंड का झूठ फैला के, मतलब अगर किसी झूठ को बार बार कहा जाए तो वो भी सच बन जाता है। वही बात है कि 30 सेकंड का स्पैम टाइम जो क्रिएट हुआ है वो असल में उनके सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करने का एक शॉर्ट टर्म तरीका है और ईजी तरीका है, जिससे उनके, आपने कोई चीज़ देखी, सोने से पहले अगर आप कोई रील देखें तो वो आपके ब्रेन में रह जाएगी, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। और एक बच्चा जो घंटे भर से रील स्क्रॉल कर रहा है, अपना अंगूठा हिला हिला के उसको चला के देख रहा है, उसको ये पता रहेगा कि उसके माइंड को पता रहेगा कि उसने क्या क्या देखा। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में हमको क्या क्या बिठाना है, हमारी सर्च हिस्ट्री में क्या क्या आना है, ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और जेन जी को अगर इससे बचना है तो तरीका वही है जो आपने कहा कि उनको किताबों की तरफ, पढ़ने की तरफ वापस लौटना होगा, खुद को ये जानने के लिए कि वाकई में जो हम देख रहे हैं रील्स में वो उतना सच है भी या नहीं।
बिल्कुल सही। जैन जी को हम लोग इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते पूरी तरह से, बहुत क्रिएटिव काम भी कर रहे हैं। एक दौर था किताबों से लोगों का मोह भंग हो रहा था, पढ़ना कम कर रहे थे। जैन जी फिर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उस किताबों के दौर पर लौट रहे हैं, किताबों की बिक्री बढ़ रही है। तो ये नहीं कह सकते कि जो जनरेशन है बिल्कुल पढ़ने वाली नहीं है। बस एक मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, इनको एक सही दिशा देने की ज़रूरत है। बिल्कुल नहीं नहीं, हम लोग यहाँ उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं कि अगर वो किसी चीज़ पर रिएक्ट कर रहे हैं तो उसका तरीका क्या है। पढ़ने की बात है नवीन जी, आपकी अभी अभी 2 बहुत अच्छी किताबें आई हैं और तीसरी किताब खुद से बेहतर जो उससे बहुत अलग जोनर में थी, जिसका शायद हम कह सकते हैं कि आज के टाइम में नौकरी ढूंढने वाले जेन जी के लिए भी समर्पित है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, उससे पहले ये जानिए कि आप हैं क्या। ये उस किताब में बताया जाता है। तो जब पढ़ने की बात आती है तो आपके जो पाठक हैं, आपका जो पाठक वर्ग है, तीनों 2 किताबें एक पर्टिकुलर जॉनर की थी, एक अलग जॉनर की थी। तो इन तीनों किताबों में से कौन से किताब को सबसे ज़्यादा जेनजी पाठक वर्ग मिला? मेरे ख्याल से पहली और तीसरी, इन दोनों पहली और तीसरी को। दूसरी किताब के टाइम में एक मैच्योर्ड वर्ग भी काफ़ी ज़्यादा आया पढ़ने के लिए। संभवतः उसका एक कारण ये रहा हो कि तब तक प्रचार भी काफ़ी हो चुका था तो लोग पहचानने लगे। लेकिन जो सर कह रहे हैं, आपकी किताब हमने सोशल मीडिया का यूज़ किया, उसको प्रमोट करने के लिए यूज़ किया, लेकिन मैं उसी चीज़ को जो अंकिता जी कह रही हैं सबकॉन्शियस माइंड, तो मेरी कोशिश हमेशा उसमें ये रही है कि मैं जब भी बात करूं तो मैं ये कहूं कि यार ये नई चीज़ आप सीख सकते हो। जो कहानी की बात हो रही है कि कोई अपनी शैतानी की कहानी बता रहा है, मैं अपने सामान्य बैकग्राउंड से सफल होने की कहानी बता रहा हूँ। आप में से जिनको नहीं पता, मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का साउथ एशिया हेड करता था, नौकरी मैंने कुछ समय पहले छोड़ी है, और मैं किसी आईएम से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, सामान्य बैकग्राउंड से ही आया हूँ। तो क्या करके हम धीरे धीरे आगे बढ़े, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में सोशल मीडिया से ये बिठाने की कोशिश कंटिन्यूस की है, जब उस पीढ़ी तक मुझे अंकिता जी पहुँचना था कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो उससे निराश ना हो। आप हिंदी मीडियम से पढ़े, अंग्रेजी मीडियम से पढ़े, वो चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय ये होना चाहिए कि इसके बाद आप मेहनत नहीं कर रहे, इसके बाद आप आगे बढ़ने की तैयारी नहीं कर रहे, आपके पास डायरेक्शन नहीं है। तो उसमें कंटिन्यूसली देवेंद्र जी यही सबकॉन्शियस माइंड में डालने की कोशिश थी कि ये करें, और घुमा के उनको यही दिखाया जा रहा था कि हाँ यूट्यूब पे उसमें बॉडी लैंग्वेज पे एक चैप्टर है, और मैंने उसमें मेंशन किया है कि आप यूट्यूब पे जाके बॉडी लैंग्वेजेस को देखिए, सर्च करिए, देखिए, लेकिन किताब पढ़िए, बाकी चीज़ें किताब के माध्यम से है। तो एक बार मुझे लगता है कि हाँ, वो पढ़ने के लिए जो है उनको वापस लेके आना है, पर बिना सोशल मीडिया के अब ये भी संभव नहीं है। तो उसका जो उजला पक्ष है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे, उस उजले पक्ष को हम कितना ज़्यादा आगे पुश कर सकते हैं हम सब मिलके, ये हमें करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं और कहना भूल गया था, जो आपने बहुत शुरू में कहा था कि हम अपने पेरेंट्स से घबराते थे, नहीं कह पाते थे। ये पीढ़ी जो कर पा रही है उसमें एक बहुत बड़ा रोल हम लोगों का भी है। इस बात की हमें अपनी खुद की भी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि हमने उन्हें करने दिया है। हमारी पीढ़ी में भी कुछ पेरेंट्स ने करने दिया, कुछ ने रोका है। हमारी पीढ़ी, हम लोगों ने जो देखा था, हम उस चीज़ को देखते हुए अगली पीढ़ी को हमने मौका दिया है कि ठीक है, तुम्हें अगर ऐसा अच्छा लगता है तो ऐसा ही करो। मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में कम से कम शहरी क्षेत्रों में अधिकतर पेरेंट्स ये जिद करते होंगे कि नहीं नहीं तुम्हें तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ही करनी है। वो बच्चा कह रहा है कि नहीं मुझे आर्टिस्ट बनना है, तो अच्छा ठीक है, देख लो, ट्राई कर लो। ये हम सब लोग कर रहे हैं। तो एक बार तो यार हम पेरेंट्स के लिए भी ताली बजनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आपने। और क्योंकि यहाँ सोशल मीडिया और जेन जी की बात हो रही है, तो मैंने हाल ही में एक जगह कहीं एक आर्टिकल पढ़ा था, रिसर्च पढ़ी थी, मुझे याद नहीं है, किसी न्यूज़ पोर्टल पे पढ़ा था कि जेन जी ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना धीरे धीरे कम किया है, क्योंकि वो खुद भी ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनका अटेंशन टाइम जो है, वो अटेंशन स्पैम जो है वो कम हो रहा है। और इसकी वजह से कई सारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स बंद हुए थे जब इंस्टाग्राम के बारे में पढ़ रहे थे। और एक और रिसर्च थी, अभी परसों नरसों ही कहीं देखा था कि पिछले साल मतलब 2024-25 में शायद, या 2023-24 में अल्कोहल कंजप्शन जेन जी के द्वारा बहुत कम हुआ, जिसकी वजह से अल्कोहल मार्केट में थोड़ा डिक्रीजमेंट आया है। तो हम जिस जेन जी के बारे में बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो शायद उतने अच्छी तरह से अवेयर नहीं है, या तो उनको पता है कि नुकसान किस चीज़ से हो रहा है और वो खुद अपने नुकसान को काम करने पे ध्यान दे रहे हैं। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्या लगता है आपको? गोस्वामी जी, आप बताएं पहले। बिल्कुल सही, वो बहुत ही सिंसियर जनरेशन है, उनको पता है कहाँ नुकसान हो रहा है, वो खुद अपना बैरियर वो तय कर लेते हैं कि हाँ इससे आगे नहीं बढ़ना है।
वो पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं होता कि हाँ पेरेंट्स मना करेंगे तभी हम उस काम को बंद करेंगे। मैंने कहा था कि वो फ़िल्टर जो था ना, कि एक अच्छा दिखाने के जो एक अच्छी छवि दिखानी है उस पर वो भरोसा नहीं करते, वो जैसा है वैसा ही रहना चाहते हैं। अच्छा बुरा वो खुद समझते हैं, और जो फ्यूचर की तैयारी है वो खुद अपने अंदाज में वो कर रहे हैं। मतलब वो फिल्टर सिर्फ इंस्टाग्राम पे लगा रहे हैं, रियल लाइफ में अनफिल्टर्ड ही नहीं ना, रहना चाह रहे हैं। इंस्टा में भी फ़िल्टर नहीं लगा रहे हैं, अनफिल्टर्ड पे भरोसा कर रहे हैं वो। आपको क्या लगता है नवीद जी इस बारे में कि ये जो 2 डिक्रीज आए दोनों मेजर चीज़ों पे, जिसको हम जेन जी से कनेक्टेड सबसे ज़्यादा मानते हैं, सोशल मीडिया और अल्कोहल, तो क्या कारण हो सकते हैं इसके, और क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? में ये सब चीज़ें सामान्य होती गई, शराब पीने को जहाँ पे सामान्य माना जाने लगा जिन घरों के अंदर, उन घरों में मैं ये परिवर्तन ज़्यादा देख रहा हूँ, क्योंकि दोनों तरह के घरों में हम सबका आना जाना है, हम उस चीज़ को देख रहे हैं। और चूंकि मेरे साथ यंगस्टर्स की दोस्ती हो जाती है, दोस्तों के बच्चों से ठीक ठाक हो जाती है, तो मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि जहाँ पे घरों में पारंपरिक ज़्यादा थे, वहाँ पर यूथ इन्हीं चीज़ों के माध्यम से उस दिशा में जा रहा है, और जहाँ पर कि घरों में ये चीज़ें कॉमन थी, वहाँ पर यूथ को लग रहा है कि टू मच हो चुका, वो घर में देख चुके हैं और वो वापस उस तरफ आ रहे हैं। तो दोनों ही साइड मुझे अभी नज़र आ रहे हैं। अर्बन में तुलनात्मक रूप से जो है यंगस्टर्स अल्कोहल या ऐसे थोड़ा सा दूर होने शुरू हुए हैं, क्योंकि उन्होंने शायद इन चीज़ों को ज़्यादा खुलेपन में ढंग से देखा है। एक शायद ये भी फ़र्क होगा, जो देवेंद्र जी ने बात बहुत सही की कि फ़िल्टर कम है, तो अब वो लोग हंसी मजाक हम लोग साथ कर लेते हैं, तो उनको लगता है कि ठीक है, ये जो डर था हमारा पेरेंट्स के सामने चोरी छिपे कुछ भी करने का, वो डर भी खत्म होता चला गया। तो उस डर को ख़त्म होने की वजह से उनको जो एक्सपेरिमेंट करना कर दिया, और करने के बाद अब उससे साइड में निकल जाते हैं। तो मैं ये फ़र्क देख रहा हूँ, मतलब मैं अपने ही घर के अगली पीढ़ी के बच्चों को जो बिहार में है, जब मैं उनको देख रहा हूँ तो उनमें, और मेरे घर के बच्चे जो मुंबई में या दिल्ली में या बेंगलोर में हैं, उनके बीच में ये वाला फ़र्क देखता हूँ, और दोनों ही वर्ग में देखता हूँ जो आप जिनकी बात कर रही हैं। मतलब जिसको मिल गया वो छोड़ना चाहता है और जिसको नहीं मिला वो पाना चाहता है। ये तो हमेशा से चली आ रही रीत के जैसे है। और हमारा समय हो रहा है, तो मैं आखिरी एक सवाल आप दोनों से पूछूंगी कि अभी एक नया ट्रेंड चला पिछले 2 साल में, हमने देखा। अभी पिछले दिनों हम कहीं बैठे थे तो वहाँ भी हम बात कर रहे थे कि जो म्यूज़िक कंसर्ट होते हैं उनमें एक नया चेंज आया। अब कीर्तन कंसर्ट हो रहे हैं। तो कीर्तन कंसर्ट का जो फॉर्मेट चला है नया, वो आपको क्या लगता है कि ये कीर्तन कंसर्ट का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या हो रहा है, और क्या वाकई ये अध्यात्म की तरफ, भगवान की तरफ, ईश्वर की तरफ जैन जी को ले जाएगा, या ये उनका अपने गिल्ट को कम करने का एक तरीका है कि नहीं, हम वो वाले कंसर्ट में नहीं गए, हम भगवान वाले में गए थे, तो हमने कुछ गलत नहीं किया? क्या लगता है आपको? ये जो जैन जी है वो एंजॉय करता है लाइफ को, तो वो एंजॉय कर रहा है, उसको कोई गिल्ट नहीं है, कोई कल्ट नहीं है। वो तो बस जो प्रेजेंट में रहता है, फ्यूचर में भी नहीं जाता, पास्ट में भी नहीं जाता है। अभी जो करना है अभी एंजॉय कर लो बस। आप बताएं नवीन जी। मुझे लग रहा है कि वो जो ट्रेंड वाली बात आपने की थी कि ये ट्रेंड में है, तो ट्रेंड में ये आने लगा कि हाँ ठीक है, शराब नहीं पीते हैं, हट जाते हैं। लेकिन एक और जो आध्यात्मिक गुरुओं का जो समय था भारत में, वो सोशल मीडिया के बाद अचानक बढ़ा है, और उसमें कई सारे गुरु आए, जिनमें से कुछ का मजाक भी उड़ता है, कुछ को बहुत सीरियसली सुना भी जाता है। दोनों तरह के गुरु हैं, तो वो इम्पैक्ट भी लोगों के ऊपर आने लगा है। ओशो दोबारा से चर्चा में आ गए, सदगुरु को बहुत सारे युवा सुन रहे हैं, तो वहीं बागेश्वर बाबा भी हैं। तो सभी लोग सभी तरह के लोगों को सुन रहे हैं, वो हमें नज़र आ रहा है, और वहाँ से इनको लगता है कि ठीक है, इसमें कुछ कूल है। अब कूल है, मैं आपको भी याद होगा कि हम लोगों के टाइम में जब वो घर में ज़बरदस्ती कीर्तन में बिठाया गया तो हमें तो पसंद नहीं आता था। आज भी आप इनको घर में कीर्तन में बिठाइए, नहीं पसंद करेंगे। तो एक बड़ी सुंदर सी बात जो देवेंद्र जी ने कही, उसी को मैं फिर से यूज़ कर रहा हूँ, वो नो फिल्टर वाली, कि इनको लगता है कि यार हमें डिस्को मज़ा आ रहा है ना, तो कीर्तन को ही डिस्को में ले जाते हैं। तो इन्होंने एक नए तरीके से उसको कर दिया। अब उसका अच्छा परिणाम होगा, दुष्परिणाम होगा, क्योंकि बहुत नया ट्रेंड है। मैं आज की तारीख में उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। कह तो सकता हूँ मैं बुजुर्गों की तरह, नहीं नहीं, ये तो हमारी संस्कृति से खिलवाड़ है, लेकिन मैं खुद को युवा मानता हूँ। तो मुझे लगता है कि नहीं ठीक है, आपने अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है, लेट्स सी। क्योंकि मैं भी ऐसे किसी कीर्तन, नॉर्मल कीर्तन में मैं भी नहीं बैठ सकता, लेकिन ऐसा कुछ होगा तो मैं चला जाऊँगा और मैं भी वहाँ हरे रामा हरे कृष्णा गा लूँगा। तो आने वाले वक्त में देखते हैं किस दिशा में ये जाता है, कहाँ जाएगा। सर मुझे लगता है कि ये ट्रेंड भी नया नहीं है। दम मारो दम तो हमारे समय में भी था।
लेकिन ये बिना दम के, ये वाली जनरेशन बिना दम के हरे कृष्णा हरे रामा पे है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसी के साथ हम सेशन समाप्त करते हैं अपना। अगर हम कौन यहाँ मंच संभाल रहा था वो आकर हमें बता दें कि आगे क्या करना है। और चलाएं 5 मिनट, ठीक है भाई। हमें ऐसा बहुत कम। अच्छा सर मेरे साथ ना ये हमेशा होता है कि जिस स्टेज पे मैं बैठता हूँ वहाँ 5 मिनट हमेशा कहता हूँ थोड़ी देर और बढ़ा ही लो। मैं एक किस्सा आपको इस बात से सुनाता हूँ। इंदौर में एक इवेंट है जिसमें मैं, अंकिता जी हर साल जाते हैं। तो मैं और मेरे एक साथी लेखक थे, हम लोगों का सेशन था, 45 मिनट का सेशन था। और हम लोगों ने बात की, ऑडियंस का क्वेश्चन आया। ऑडियंस के क्वेश्चन में हमने कहा कि नहीं यार ये तो नहीं अभी ले सकते, क्योंकि नेक्स्ट सेशन एक फिल्म अभिनेता का था। तो हमें उठने को कह दिया गया, हम उठने वाले थे, अचानक इशारा हुआ 5 मिनट बढ़ा लीजिए, वो आए नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, ऑडियंस में से एक क्वेश्चन किसी का है तो दे दीजिए। तो एक क्वेश्चन आया, फिर एक और चिट आई कि 10 मिनट बढ़ा लीजिए। तो हमने एक और करा। 45 मिनट का सेशन 1 घंटा 45 मिनट हो गया। ऑडियंस के सवाल खत्म हो गए, हमारे सवाल आपस में खत्म हो गए कि अब क्या करें। और हमें तब वही लग रहा था कि हम लोग कीर्तन जैमिंग कर लेते हैं। तो जब 5 मिनट हमें बढ़ाना है तो मैं ये जानना चाहूँगा आप में से किसी का कोई सवाल है? नहीं तो हम लोग तो बात कर ही लेंगे, हम तीनों का प्रोफेशन ही ऐसा है। जी मैम। नमस्ते नवीन जी एंड आप सभी को। मैं एक खुद जेन ज़ी हूँ और मैं बहुत बुक्स पढ़ती हूँ। तो मेरे मन में एक थॉट आया कि क्यों ना मैं भी इंस्टाग्राम में जो मैं बुक्स पढ़ती हूँ उसका एक रिव्यू जैसा बनाकर डालना चालू करूँ। पर मुझे ये डर है, मुझे 2 चीज़ का डर है। मुझे ये डर है कि मैं अपने जनरेशन विच इज़ जेन ज़ी उसमें ज़्यादा सीरियसली लेने के लिए एक वहम जैसा ना हो जाए। और मुझे ये भी डर है जो आप जैसे लोग हैं जो बहुत बड़े लिटरेचर के एक्सपर्ट्स हैं वो मुझे एक नौसिखिया ना समझ ले। तो ऐसे बीच में क्या मुझे जो मेरी खुद की जनरेशन है उसके बीच कंटेंट के स्वरूप को देखना चाहिए कि मुझे लिटरेचर एक्सपर्ट्स के जो कंटेंट चल रहा है उसके बेसिस में कंटेंट बनाना चाहिए? मैं जब पहली किताब आई थी मेरी तो मैं प्योर नवीन मार्केटिंग में था। जी 1 मिनट रोक रही हूँ बीच में। वो बिजनेस आइडिया मांग रही है आ रहा हूँ उस आपसे, पे। फ्री में कंसल्टेंसी मत दीजिएगा। नहीं, थोड़ा सैंपल तो मैं दे ही सकता हूँ। जब मेरी पहली किताब आई थी मेरा साहित्य की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, मार्केटिंग से मैं आया था। और जो पहला स्टेटमेंट मैंने सुना था, आपका नाम क्या है मैम? शतधा। शतधा। अच्छा जो भी है, फिर मैं बोल नहीं पाऊंगा, ऐसे ही ठीक है। तो मैंने यही सुना था कि बताइए अब मार्केटिंग वाले भी आके किताबें लिखेंगे। तो मैंने इस बात की नहीं सोचा था कि कौन क्या लिख रहा था, किसने पहले क्या लिखा था। जो मुझे समझ में आया मैंने लिखा, और उसके बाद वो जागरण की बेस्टसेलर लिस्ट में आया और आज मैं आपके सामने यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो मुझे लगता है कि दूसरे को आपको उतना ही देखना चाहिए कि क्या कोई शब्दों का चयन कैसा करता है, क्या वीडियो एक बेहतर तरीके से बन सकता है। क्योंकि हम सब सीखते हैं, सीखने की प्रक्रिया है, आपको अपने ही करते से पता लगेगा। कई बार आप दूसरे को देख के सीखेंगे। इससे ज़्यादा टेक्निकल से ज़्यादा आप मत जाइए। आप सिर्फ अपनी भाषा और टेक्निकल जो बेहतर हो सकता है उसके ऊपर काम करें। जो आपको अच्छा लगता है वही कहें। जिस दिन आपने दूसरे के हिसाब से करना शुरू किया, दुनिया को समझ में आ जाता है कि आपने दूसरे का उठाया है। और जब दूसरे का ही करना है तो फिर मैं आपको क्यों देखूं, मैं उसको देख लूँगा। तो मुझे आपको देखना है आपके ओरिजिनल स्वरूप में। तो जो भी नाम है जो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, आप अपने मन से करें प्लीज़। एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी कि बुक रिव्यूअर बनना, लेकिन लेखकों से फ्री PDF मत मांगना। किताबें खरीद के पढ़ना और खरीद के रिव्यू करना। जी बिल्कुल, रिव्यू नहीं करना है मुझे, अपनी बातें उस बुक के बारे में जो मुझे लगता फिर है। तो कोई कहना संदेह चाहिए, है ही नहीं। कोई फिर चिंता तो ही नहीं है, करना जो मन में आए वो किताब पढ़ो, उस किताब के बारे में जो उस किताब के बारे में सबसे अच्छा लगे वो कहो, फिर दोनों जगह फेमस हो जाओगी। ठीक है, थैंक यू। किसी और का सवाल? जी शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। वो मुझे सप्रेम भेंट किए थे अपनी किताब जनता स्टोर। नवीन चौधरी जी से मेरा पुराना परिचय है उस समय से, और बहुत अच्छी किताब है, यूथ को पढ़ने वाली है। मैं खुद जैन जी की मम्मी हूँ, मेरा बेटा भी बैठा था, जैन जी की मम्मी हूँ। हम लोग में कोई जनरेशन गैप नहीं है, जो करना है करो, क्योंकि मैं खुद अपने आप को यूथ मानती हूँ। बहुत तो बढ़िया। जरूर जनता स्टोर पढ़ें। बहुत शुक्रिया मैम। हेलो, हमें समाप्ति का आप किस- संदेश मिल गया है। हाँ
ठीक है, हो गया है। एक बार गया? पुनः जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। बहुत ही शानदार और ये एक खुशमिजाज सत्र था जिसमें तमाम हमने हंसी मजाक की बातें की और जे में गंभीरता और परिवर्तन कैसे आना चाहिए, बहुत ही सकारात्मक बातें आप तीनों ने हम सबको बताया है। एक बार पुनः मैं चाहता हूँ ताली बजनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण सत्र रहा है। और मैं एक बार बता दूं, जो आपसे सवाल किए हैं वो हमारे इस ऑर्गेनाइजर शशांक शर्मा जी की सुपुत्री है, साहित्य परिषद के अध्यक्ष इनके पिताजी, तो उनके लिए भी ताली बजनी चाहिए एक बार। वो स्वयं साथ दे रही पूरे आयोजन में। और मैं सीधे समय न खराब करते हुए हमारे बीच जो महत्वपूर्ण सम्माननीय अतिथि के रूप में उपस्थित थी अंकिता जैन जी, श्रीमती अंकिता जैन जी, मैं उनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। नितिन शर्मा जी, उप संचालक जनसंपर्क, आप आएंगे और प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करेंगे। आपकी तालियां बजनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, अंकिता जैन जी हमारे जसपुर नगर की बहुत ही अच्छी लेखिका हैं और इनकी किताब पूरे भारत में पढ़ी जाती है। अगले क्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं नवीन चौधरी सर, आप नोएडा से आए हैं। मैं शशि रत्न पराशर सर, उप संचालक, आपसे आग्रह करूंगा आप आएंगे और नवीन चौधरी सर का प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनंदन करेंगे। नवीन सर, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं, आप महत्वपूर्ण समय निकालकर हमारे बीच अपनी उपस्थिति दी हैं। अगले क्रम में हमारे बीच अतिथि के रूप में थे देवेंद्र गोस्वामी जी, आप रायपुर से हैं, आप भी बहुत गंभीर और अच्छी बातें हम सबको सिखाए हैं। मैं आर नटेश जी से आग्रह करूंगा आप आएंगे, सहायक संचालक हैं, प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनंदन करेंगे देवेंद्र गोस्वामी जी का। आपका तालियां एक बार पुनः बजनी चाहिए गोस्वामी जी के लिए। एक फोटो सेशन हो जाए आप तीनों का, फिर आज के अगले सत्र की ओर बढ़ेंगे। प्रतीक चिन्ह ले लें हाथ में अपना, ले लें। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः ताली बजा दें। अंकिता जैन जी, नवीन चौधरी जी, देवेंद्र गोस्वामी जी, और जरूरत पड़ने पर हम आपको फिर आमंत्रित करेंगे और आपकी उपयोगिता समाज और साहित्य को सुधारने के लिए बिल्कुल चल रहे। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। शुभकामनाएं। अगले क्रम की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सत्र है कवि सम्मेलन का। जब हम शुरुआत करें उससे पहले मैं चंचल से आग्रह करूंगा अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बहुत ही अच्छे विचारों को मैंने यहाँ पे सुना। और जैसे बात हुई थोड़ी देर पहले जेंजी की कि एक फोमो में पढ़ते हैं हम किताबें, हम जेंजी लोग, जैसे मैं भी जेंजी हूँ और बहुत सारे जेंजी लोग फोमो में किताब पढ़ते कि अगर ये ट्रेंड पे चल रहा है तो इसको पढ़ना ही है, इसमें ऐसा है क्या। तो आई थिंक उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली है और थैंक यू सो मच हमारे तीनों जो गेस्ट थे उन सभी का। आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा सत्र है वो कवि सम्मेलन का। और कवि सम्मेलन सिर्फ कविताओं का कार्यक्रम नहीं होता बल्कि भारतीय साहित्य और भारतीय आत्मा का उत्सव है। और इस उत्सव की खास बात ये है कि ये रायपुर साहित्य उत्सव के मंच पर हो रहा है, जो वर्षों से शब्दों की महक और विचारों की रोशनी को एक साथ लाने का काम कर रहा है। रायपुर साहित्य उत्सव का उद्देश्य हमेशा से ये रहा है कि साहित्य केवल पढ़ा ना जाए बल्कि महसूस किया जाए, जिया जाए और समझा भी जाए। और आज का हमारा कवि सम्मेलन देशभक्ति को समर्पित है। उस देशभक्ति को जो केवल नारों में नहीं बल्कि विचारों, कर्तव्यों और संस्कारों में बसती है। और हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हमारी सेना है। और लेकिन उस सेना का मनोबल जो बढ़ाती है वो है कवि की कलम, लेखक की लेखनी और साहित्य की आवाज़। इसलिए कहा गया है कि देश की जो धड़कन है वो सैनिक में बसती है और देश की आत्मा साहित्य में। और आज के कवि सम्मेलन में हम सुनेंगे देश प्रेमियों की कविताओं को, शहादत की कहानियाँ, भारत की मिट्टी की खुशबू और साहित्य की संवेदना। तो आइए दिलों को सीधा जोड़ते हैं इस सत्र से और स्वागत करते हैं हमारे कवियों का। लेकिन उससे पहले मैं अभिषेक जी से चाहूँगी कि वो हमारे कवियों का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय कवि संगम छत्तीसगढ़ के तमाम उन रचनाकारों का मैं साहित्य उत्सव के मंच से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि जितने भी कलमकार मेरे सामने बैठे हैं, आप अपने लिए एक दूसरे के लिए ताली बजनी चाहिए सत्र से पहले। और समय बिल्कुल कम है, मैं सीधे आमंत्रित कर रहा हूं महेश शर्मा जी, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय कवि संगम। आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उर्मिला देवी उर्मी, आप महामंत्री हैं, मैं आपसे भी आग्रह कर रहा हूँ आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। उर्मिला देवी उर्मी जी आइए। उसके बाद आज के जो कवि सम्मेलन के सत्र के संचालन करेंगे और आप राष्ट्रीय कवि संगम के उपाध्यक्ष हैं, मैं श्री कमल शर्मा जी, आपसे भी आग्रह करता हूँ आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और जिन कवियों की कविता पाठ होनी है उनका संचालन कमल शर्मा जी करेंगे। उससे पहले मैं हमारे जो 3 मंचस्थ अतिथि हैं, मैं सम्माननीय श्रीवास सर, अच्छा उन्हीं को करवाएंगे, ठीक।
जी। और हमारे जो संचालक हैं इस पूरे कार्यक्रम के राजेश श्रीवास सर जी, उनको मैं आग्रह करूंगा कि सम्माननीय महेश शर्मा जी को आप राजकीय गमछा भेंट कर उनका अभिनंदन करेंगे। आपकी तालियां बजनी चाहिए हमारे सम्माननीय महेश शर्मा सर के लिए। उसके बाद हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं उर्मिला देवी उर्मी। मैं शशि रत्न परासर आपसे आग्रह करूंगा सर, आप आकर उर्मिला देवी उर्मी जी को राजकीय गमछा भेंट कर उनका अभिनंदन करेंगे। और आज के इस कवि सम्मेलन सत्र का जो संचालन करेंगे सम्माननीय कमल शर्मा जी, मैं आर नटेश जी सहायक संचालक आपसे आग्रह करूंगा आप आएंगे। और सम्माननीय श्री कमल शर्मा जी, आप उपाध्यक्ष हैं और पेशे से शिक्षक हैं, बहुत शानदार गजलकार हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करिएगा। और सम्माननीय शर्मा सर जी आगे का संचालन करेंगे। उससे पहले मैं उन कवियों का नाम ले दूं, आप आएंगे और मंच से हमारे राजकीय गमछा भेंट कर आपका स्वागत हम करेंगे। उसके बाद उनके कहने पर आप आकर क्रमशः कविता पाठ करेंगे। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं आदित्य बर्मन सर जी, और आपका सम्मान करेंगे, जो मंचस्थ अतिथि वही करेंगे। साथ ही राजेश श्रीवास सर जी, आप संचालन में इनके सम्मान में सहभागी रहेंगे। और पहले नाम आमंत्रित कर रहा हूं आदित्य बर्मन जी, आप आएंगे और सम्मानित श्रीवास सर आपको राजकीय गमछा भेंट कर अभिनंदन करें। बीच में आ जाए सर। अतिथि अपने स्थान में खड़ा हो जाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अतिथि अपने स्थान में खड़ा हो जाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगले क्रम में आमंत्रित कर रहा हूँ रिजेंद्र गंजीर जी, शायद मैं नाम गलत पढ़ूँ तो माफ़ करिएगा। रिजेंद्र गंजीर, ठीक पढ़ रहा हूँ, रिजेंद्र गंजीर जी कांकेर से हैं, आप भी आइए, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। अगले क्रम में है हर्ष व्यास जी, आप रायपुर से हैं, आप भी आइए, आपका अभिनंदन है। उसके बाद अशोक यादव जी कांकेर से हैं, हम आपका भी अभिनंदन करेंगे। जी जी, शशि रत्न जी परासर जी भी आ जाए, आर नटेश जी आ जाए, क्रमशः सबका अभिनंदन करते जाएं आप। उसके बाद अशोक यादव जी आ जाएं। भरत गंगादित्य जी, आप जगदलपुर से हैं। मणिराम साहू जी मितान। श्री दिनेश रोहित चतुर्वेदी जी, मैं आपका भी अभिनंदन कर रहा हूँ, क्रमशः आप भी आएँ। निधि साहू जी, हम आपका भी अभिनंदन कर रहे हैं, आप भी आएँ। पूर्णिमा तिवारी जी, आप बिलासपुर की कवित्री हैं, लोकप्रिय कवित्री हैं, आप भी आएँ, मैं आपका भी अभिनंदन कर रहा हूँ। रमाकांत जी, आपका सरनेम नहीं लिखा है, मैं आपका सादर अभिनंदन कर रहा हूँ। जगतारण डहरे जी, मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूँ, आप भी इस मंच से इस कार्यक्रम का सम्मान लें। आप सब कवियों का छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछा भेंट कर हम अभिनंदन कर रहे हैं। गमछा हमारे राज्य के प्रेम का प्रतीक है और रायपुर साहित्य उत्सव का ये मंच है। हमारे प्रदेश में इतने कवि हैं और राष्ट्रीय कवि संगम के ऐसे महत्वपूर्ण कवि हैं कि सब लोगों को एक साथ मंच में बैठाना संभव नहीं हो पा रहा था, तो हमने कोशिश की है कि आपका क्रमशः सम्मान करें और इस मंच में आकर आप क्रमशः अपनी कविता पाठ करेंगे। रमाकांत चंदेल जी हैं, कहाँ है? पीछे पलटा ना है तो कहाँ है? तो कौन लाएंगे उनको? उनको बोल दो ना, उनको है ना, हो गया ना पूरा नाम पर। रमाकांत जी तरह बोलो, 2-3 बार बोलिए। जी नहीं है। अशोक यादव। लिखो अशोक आकाश जी, आप भी आ जाएं, हम आपका भी अभिनंदन कर रहे हैं, आपका भी स्वागत करेंगे। अशोक आकाश जी, और कुछ बोलेंगे? और इस पूरे आप कर रहे हैं संचालन, मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ,
और आप सब तैयार हो जाएं। राष्ट्रीय कवि संगम हमारे पूरे देश के एक राष्ट्रीय संगठन है जिसके कवि इस राष्ट्र की भाषा लिखते हैं, समाज की भाषा लिखते हैं, और इसमें जितने भी कवि सम्मिलित हैं सब शिष्ट हैं और सांस्कृतिक निष्ठ हैं, बहुत अच्छी भाषा में बात करते हैं। राष्ट्रीय कवि संगम का उद्देश्य देश समाज को आगे ले जाना है। तो मैं शर्मा सर जी और उर्मिला जी आपसे आग्रह करूंगा कृपया स्थान ग्रहण करें, और कमल शर्मा जी को मैं बिना विलंब किए इस पूरे कवि सम्मेलन के सत्र के संचालन के लिए आमंत्रित करता हूं। समय को ध्यान में रखते हुए सभी कवि अपनी कविता पढ़ेंगे। एक बार कमल शर्मा जी के लिए जोरदार ताली बजाकर मैं उनका अभिनंदन करूंगा आज के इस कवि सम्मेलन में। ठीक है, धन्यवाद अभिषेक जी। राष्ट्रीय कवि संगम पंचम सत्र राष्ट्रीय कवि संगम के कवियों द्वारा अभी काव्य पाठ होना है। मैं सबसे पहले आदरणीय हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय महेश शर्मा जी एवं हमारे प्रांतीय महामंत्री श्रीमती उर्मिला जी के सादर उपस्थिति में मैं काव्य पाठ का ये सिलसिला प्रारंभ करता हूँ। मैं सबसे पहले काव्य पाठ के लिए, हमारी परंपरा है कि हम कोई भी काव्य पाठ, चूँकि आज बसंत पंचमी का भी पावन उत्सव है, तो मैं सबसे पहले काव्य पाठ के लिए हर्ष व्यास जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वह और माँ सरस्वती की वंदना से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जोरदार तालियों से। उंगलियों में ऐसी मेरी जान दे माँ शारदे, लिखता रहूँ मैं सच यूं ही वरदान दे माँ शारदे, और जब लिखूँ तो मजलूमों के हक में ही लिखूँ, मेरी कलम को ऐसी तू पहचान दे माँ शारदे। रायपुर साहित्य महोत्सव में पधारे आप सभी सम्मानित जनों को निवेदन है, थोड़ी देर के लिए अपने मन में माँ सरस्वती का ध्यान करके माँ की वंदना से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि स्वर में दो उपचार माते वाणी में आशा, स्वर में दो उपचार माते वाणी में आशा, काव्य में सौरभ नयन में प्रेम की भाषा, हे प्रवीणा तान छेड़ो कुछ जतन कर दो, हे वीणा पाणी माता स्वस्थ तन और स्वस्थ मन कर दो, हे वीणा पाणी माता स्वस्थ तन और स्वस्थ मन कर दो। हमारी भीति में आओ, हमारे ताप में आओ, हमारी भीति में आओ, हमारे ताप में आओ, हमारे क्रंद में आओ, हमारे जाप में आओ, हमारे प्रेम पीड़ा ध्यान और आह्वान में आओ, हे माता बिन किए तप के फलित वरदान में आओ, हे माता बिन किए तप के फलित वरदान में आओ। माँ मेरी इस वंदना का आचमन कर दो, हे वीणा पाणी माता स्वस्थ तन और स्वस्थ मन कर दो, हे वीणा पाणी माता स्वस्थ तन और स्वस्थ मन कर दो। बहुत धन्यवाद। मैं एक गीत सुनाता हूँ, भगवान श्री कृष्ण का गीत है। तो कि कहाँ मिलते हैं, एक रसखान जी का दोहा है कि जब कहीं नहीं मिले तो आखिरी में बोलते हैं कि देखो दुरो वह कुंज कुटीर में बैठो परोटत राधिका पायन। तो मैं उस पर से एक गीत उठा के लाया हूँ, मैं प्रस्तुत करता हूँ कि होंठ चूमे तभी बांसुरी कुछ कहे, होंठ चूमे तभी बांसुरी कुछ कहे, धुन की कंपन इसी का ही परिणाम है, और राधिका के चरण में मिलेगा तुम्हें, राधिका के चरण में मिलेगा तुम्हें, रुक्मिणी के नयन में जो घनश्याम है, राधिका के चरण में मिलेगा तुम्हें, रुक्मिणी के नयन में जो घनश्याम है। तीर्थ जैसा खुला मन का दरबार है, मन में संसार का दिव्य
दिव्य विस्तार है। राधिका के नुपुर को पलटते हुए हो गया जग का आधार साकार है। और मन का भटकाव थम जाए आकर जहाँ, मन का भटकाव थम जाए आकर जहाँ, जान लेना स्वयं श्याम का धाम है। राधिका के चरण में मिलेगा तुम्हें, रुक्मिणी के नयन में जो घनश्याम है। और प्रीत के भी जुए में कई अक्ष हैं, अक्ष मतलब होता है पासा। प्रीत के भी जुए में कई अक्ष हैं, इसमें है पक्ष दो जो बड़े दक्ष हैं। और द्यूत ये प्रीत का लूट लेगा तुम्हें, जय पराजय सभी इसमें समकक्ष हैं। और चीर तक दृष्टि जाने लगेगी अगर, चीर तक दृष्टि जाने लगेगी अगर, जान लेना जानना प्रेम ओढ़े ये संग्राम है। राधिका के चरण में मिलेगा तुम्हें, रुक्मिणी के नयन में जो घनश्याम है। अंतिम बंद इस गीत का कि युद्ध भी थम गया, राह आई नई, तीर यमुना के बंसी बजाई गई। युद्ध भी थम गया, राह आई नई, तीर यमुना के बंसी बजाई गई। एक नए प्रेम का है सृजन पर्व ये, हेतु जिसके है गीता सुनाई गई। व्याध का तीर छूकर बिखर जाएगा, व्याध का तीर छूकर बिखर जाएगा। प्रेम का जो स्वयं नाम अविराम है, राधिका के चरण में मिलेगा तुम्हें, रुक्मिणी के नयन में जो घनश्याम है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार काव्य पाठ, जोरदार तालियों से भाई हर्षव्यास जी का अभिनंदन करें। अगले क्रम में मैं अशोक आकाश जी बालोद से जो हमारे बीच उपस्थित है, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं। इनके बाद अशोक यादव जी कांकेर से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रायपुर साहित्य महोत्सव के इस पावन मंच में उपस्थित आज के वरिष्ठ कविगण और हमारे इस प्रांगण में उपस्थित समस्त साहित्यकारगण, आप सबको साहित्य महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, वसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई। आइए एक कविता से आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। तिजोरी को पहरेदार से खतरा है, वतन को गद्दार से खतरा है। तिजोरी को पहरेदार से खतरा है, वतन को गद्दार से खतरा है। सच संवर कर निकला न करे कोई अबला, अब नारी को श्रृंगार से खतरा है। तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान से खतरा है, पाकिस्तान को हिंदुस्तान से खतरा है, हिंदुस्तान को पाकिस्तान से खतरा है। अरे मैं कहता हूं जरा गौर से सुन लो यारों, दोनों को तालिबान से खतरा है, दोनों को तालिबान से खतरा है। कौन कहता है जवानी में कयामत नहीं होती, और किस समा को परवाने से शिकायत नहीं होती। अरे शादी से पहले सोच लो 1000 बार यार, इसमें सजा उम्र कैद है, जमानत नहीं होती, इसमें सजा उम्र कैद है, जमानत नहीं होती। और कुछ लोग जीवन भर रुपयों के पीछे भागते हैं, उसके लिए कुछ पंक्तियां। कागज के टुकड़ों के लिए क्यों इतनी मारा मारी है,
कागज के टुकड़ों के लिए क्यों इतनी मारा मारी है? तेरे कफन में जेब है या कब्र में अलमारी है? जब भी उठकर ताबूत से तू मन चाहा सुख पालेगा। ऐसा भ्रम है तभी तुझे धन संचय लाचारी है, ऐसा भ्रम है तभी तुझे धन संचय लाचारी है। और इस बीच प्रजातंत्र के स्तंभों को भी याद कर लेते हैं। प्रजातंत्र की 3 बंदरियां अंधी गूंगी बहरी है। प्रजातंत्र की 3 बंदरियां अंधी गूंगी बहरी है और चौथी बंदरिया नाप रही है नदियां कितनी गहरी है। और सच्चाई को जला जला कर राख करेंगे सब मिलकर। मरे हुए बकरे का साथी भूखा कुत्ता प्रहरी है, मरे हुए बकरे का साथी भूखा कुत्ता प्रहरी है। और एक ये 4 पंक्तियां मैं आयोजन के लिए देना चाहूंगा कि होंगे वो कैसे लोग फलों का बाग जो लगाते हैं। इतना अच्छा फलों का बाग यहाँ लगा हुआ है। रायपुर महोत्सव साहित्य का बड़ा महोत्सव है। इसके लिए एक पंक्तियां हैं। होंगे वो कैसे लोग फलों का बाग जो लगाते हैं, कमसिन नन्हे कलियों से ऊंचा ख्वाब जो सजाते हैं, पर उनको तो मिलती लानत 100 जन्मों के पुण्यों पर भी फूलों की मधुरिम बगिया में आग जो लगाते हैं, फूलों की मधुरिम बगिया में आग जो लगाते हैं। तो जनतंत्र में जनता भी बिकने तैयार है। राजा के मुखौटे को पहना सियार है, एक एक वोट का जो भी खरीदार है। सुन लो साथी मातृभूमि का वही गद्दार है। तो प्रलोभन के दम पे जो चुनाव जीत जाएगा, सच्ची बात सुन लो वही देश बेच खाएगा, सच्ची बात सुन लो वही देश बेच खाएगा। तो जहां श्री रामचंद्र जैसे वीर का जन्म हुआ, वहां सोने की मृग की लोभ में सीता हरण हुआ। सीता हरण के दंड में रावण मरण हुआ। जीता वही जो सत्य का दंडा शरण हुआ। अपने आप को बचाने जो बेकसूरों को फंसाएगा, सच्ची बात सुन लो वही देश बेच खाएगा, सच्ची बात सुन लो वही देश बेच खाएगा। तो वो राजतंत्र था। ये कौन सा तंत्र है? वो राजतंत्र था। ये कुर्सी तंत्र है। कैसे भी हो कुर्सी मिले ये मूल मंत्र है। वो त्रेता युग था। ये कौन सा युग है? वो त्रेता युग था। ये नेता युग है। पहले ऋषि पुत्र थे, अब तो शिशि पुत्र हैं। अब तो शिशि पुत्र हैं। तो रुपयों के लालच में जो अपराधी को बचाएगा, सच्ची बात सुन लो वही देश बेच खाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर काव्य पाठ। भाई जोरदार तालियों से अशोक भाई का अभिनंदन करें। अशोक यादव जी। द्वार द्वार लाली के चर्चे आया नया सवेरा है, महलों में आलोक मगर कुटियों में तम का डेरा है। और 2 शब्दों में इस विकास का सार कह देता हूँ, गांव में रोशनी नहीं तो सारा जग अंधेरा है। गांव में रोशनी नहीं तो सारा जग अंधेरा। रायपुर साहित्य उत्सव के इस समृद्ध मंच में समस्त साहित्य प्रोद्धाओं को प्रणाम करते हुए, चूँकि आज बसंत पंचमी है और आज के दिन से ये उत्सव आरंभ हुआ है, तो उसी से एक मेरी रचना। बसंत उत्सव मनाती झूमे धरा, बसंत उत्सव मनाती झूमे धरा, अंगना सजने लगी रंग बसंती में हरा, बसंत उत्सव मनाती झूमे धरा। देखो वृक्षों ने पत्ते झड़ाए चले, देखो वृक्षों ने पत्ते झड़ाए चले, कोमली पत्तियों की डाल हार डाले खड़े, कोमली पत्तियों की हार डाले खड़े, कोमली पत्तियों के हार डाले खड़े। कोयली कूक सरगम सुनाने लगी, कोयली कूक सरगम सुनाने लगी, धरती थिरकने लगी अक्ष पर जरा जरा, बसंतोत्सव मनाती झूमे धरा, बसंतोत्सव मनाती झूमे धरा। और कैसे उत्सव मना रही हैं? देखो तरुवर की बाहें फूलों से सजी, देखो तरुवर की बाहें फूलों से सजी, माथ सेहरा हो मिलन का अगन दिल में लगी, माथ सेहरा हो मिलन का अगन दिल में लगी, माथ सेहरा हो मिलन का अगन दिल में लगी।
ठंडी पुरवाइयाँ झकझोर देती हिलोर, ठंडी पुरवाइयाँ झकझोर देती हिलोर, सब नमी होठ कांपे हैं देखो जरा जरा, बसंतोत्सव मनाती झूमे धरा, बसंतोत्सव मनाती झूमे धरा। और अगली बंद। तुम्हें मुबारक हो प्रियवर बसंत की घड़ी, तुम्हें मुबारक हो प्रियवर बसंत की घड़ी, कहती चिड़ियों की जोड़े और पलास की लड़ी, कहती चिड़ियों की जोड़े और पलास की लड़ी, कहती चिड़ियों की जोड़े और पलास की लड़ी। बसंती रंग में रंगी है धरा व उपवन, बसंती रंग में रंगी है धरा व उपवन, कोपलें दिख रही हैं देखो हरा हरा, बसंतोत्सव मनाती झूमे धरा, बसंतोत्सव मनाती झूमे धरा। अंगना सजने लगी रंग बसंती में हरा, बसंतोत्सव मनाती झूमे धरा, बसंतोत्सव मनाती झूमे धरा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अशोक भाई। हमारे बीच छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय शशांक शर्मा जी हैं। मैं उन्हें सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। एक बार तालियों से सभी लोग स्वागत करेंगे। आदरणीय शशांक शर्मा जी। बहुत शानदार काव्य पाठ कि साज बिन हर राग अधूरा सा लगता है, साज बिन हर राग अधूरा सा लगता है, मेहंदी बिन हर सुहाग अधूरा सा लगता है, और मिलने पर यदि आंखों में आंसू ना आए, मुझको वो अनुराग अधूरा सा लगता है, मुझको वो अनुराग अधूरा सा लगता है। मैं अगले क्रम में काव्य पाठ के लिए मनीराम साहू मितान जो हमारे सिमगा से आते हैं, बहुत छत्तीसगढ़ी के सशक्त हस्ताक्षर हैं, भाई मनीराम साहू मितान, मैं उनको सादर काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री शशांक शर्मा जी हमारे बीच में हैं। मैं उन्हें सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। बस 2 मिनट, एक फोटोग्राफ हो जाएगा आपके साथ। चूंकि मेरा परिचय छत्तीसगढ़ी साहित्यकार के रूप में कराया गया है, तो मैं छत्तीसगढ़ी में ही अपनी बात रखूंगा। तो सबसे पहले समस्त आदरणीय जनों को मेरा सादर दंडवत। कि बनी झाड़ी रुखराई डोंगरी पहाड़ी खाई कौशल छत्तीसगढ़ पबरित नामे, और बसे जी हाँ बमलाई सिद्धि देवी महामाई भंडार गिरोध पूरी बाबा जी के धाम है, और रहे जी हाँ संत ज्ञानी कबीर के गूंजे बानी, और रहे जी हाँ संत ज्ञानी कबीर के गूंजे बानी, दामा खेड़ा नगरी मानी ते सुबह शाम है, और चल जे न सत्य पथ भाटो राजा दशरथ, कौशल्या हमारे दीदी भाचा श्री राम है, चल जे न सत्य पथ भाटो राजा दशरथ, कौशल्या हमारे दीदी भाचा श्री राम है। तो चलो मैं एक छत्तीसगढ़ी के ही रचना सखी छंद जिन हमेशा मैं पढ़ता हूँ, आप मन के बीच में प्रस्तुत है। उर्मिला दीदी बहुत ज़्यादा पसंद करते, मैं वही रचना पढ़ देता हूँ। वो रचना जिन मैं अपन मितान पर लिखे रहे हैं, और आषाढ़ के महीना में जब मोर मितान मंद पी के सुते रहे थे तब लिखे रहे हैं। तो सुन लेगा गंगा बारू छोड़ पिए बरते दारू, तोर पिए के ये जो खा कर दे ही तो लाखों खा ये जी, और बेच डरे हसबारी ला हंडा हौला थारी ला, नहीं बाचिस गा बिजहा धरवट लुग राती जहा,
दुख माहे लइका बाई बुढ़वा तोर ददा दाई चेत कहाँ हा बैतोला किंजरे जस मौनी भोला ये जी और सुन लेगा गंगा बारू छोड़ पिए बरतें दारू तोर पिए के ये जोखा कर दे ही तोला खोखा ये जी और दिखच भट्टी जाते तय रैथच दिन भर माते तय दिन है अभी किसानी के खातू माटी पानी के नांगर है रीता माढ़े बैला है ठला ठाढ़े ताकत हवै तुतारी हा जो है बाट कुदारी हा ये जी और सुन लेगा गंगा बारू छोड़ पिए बरतें दारू तोर पिए के ये जोखा कर दे ही तोला खोखा ये जी और चूहत हा बैछानी हा खुसरत है घर पानी हा खपरा जम्मो फूटे है कांड घलो हा टूटे है परे हवाए सुन पैरा जी हो गए हंस का भैरा जी नहीं तो बंधे झिपारी है ना कोनो तैयारी है ये जी और सुन लेगा गंगा बारू छोड़ पिए बरते दारू तोर पिए के ये जोखा कर दे ही तोला खोखा ये जी और पर्दा बिना पलानी के घर है बिना सियानी के गुनीन बची कैसे जी करबे तय हाँ ऐसे जी चर दिनिया जिनगानी के रख ले लाज मितानी के हर ले सब कर लाई तय छोड़ न साला भाई तय ये जी और सुन लेगा गंगा बारू छोड़ पिए बरते दारू तोर पिए के ये जोखा कर दे ही तोला खोखा ये जी ये जी ये जी। जोरदार ताली बजाओ भाई मनीराम साहू जी के लिए। अपने चीर परिचय अंदाज से उन्होंने काव्य पाठ किया। मैं अगले क्रम में आदित्य वर्मन जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। वीर रस के युवा कवि हैं कि गगन बंधेगा पवन बंधेगा बहता जल बंध जाएगा धरा अनल सब मानव की गठरी में स्वयं समाएगा और पंच तत्व के पगले पुतले कवि का फिर भी वादा है प्रलय उसी दिन होगा जिस दिन कवि का स्वर बंध जाएगा। प्रलय उसी दिन होगा जिस दिन कवि का स्वर बंध जाएगा। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। रायपुर साहित्य महोत्सव में आप सभी का मैं आदित्य बर्मन हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हम क्या हैं ये बतलाता हूं कि समाज के दर्पण हम ही हैं, समाज के दर्पण हम ही हैं, लोगों की पुकार हैं हम। समाज के दर्पण हम ही हैं, लोगों की पुकार हैं हम। कलम की धार से अंगार लिखते ऐसे साहित्यकार हैं हम, ऐसे साहित्यकार हैं हम। मैं बतलाता हूं कि सिर्फ मोहब्बत की बातें लिखने वाले युवा कवियों के लिए कहता हूं कि युवा कवि हूं मैं भी यारो, पर गालों की लाली नहीं लिखता। जाम लगाए होठों से जो महबूबा की प्याली नहीं लिखता। हमें भी आती पायल बिंदी चूड़ी कंगन वाली बातें लिखना, मृगनयनी आंखों का काजल जुल्फों को काली रातें लिखना। पर गीत गजल लिखने वाला मैं कोई गजलकार नहीं, अपनों के सीने में खंजर दे दूं ऐसा मैं गद्दार नहीं। मैं आशिक नहीं जो छत पर देखूं चांद सितारों को। लिखता हूं तो केवल लिखता वंदे मातरम के नारों को। उबाल है मेरे खून में, अगली पंक्तियां संभालना। उबाल है मेरे खून में, कलम से सदा इनकलाब लिखूंगा। उबाल है मेरे खून में, कलम से सदा इनकलाब लिखूंगा। तुम लिखो महबूबा की बातें, मैं भारत जिंदाबाद लिखूंगा। और पहलगाम हमले के बाद हमारे देश की सेना दुश्मनों को क्या जवाब देते हैं, एक छंद के माध्यम से आपके बीच में रखता हूं। बिल्कुल नई कविता आपके बीच में पढ़ता हूं। पले गोद में धरती माँ की त्याग हमारी शान है। पले गोद में धरती माँ की त्याग हमारी शान है। भारत के संतानों का तो वीरत्व ही पहचान है।
छेड़ेंगे जो सीमाओं को लावा बनकर फूटेंगे, बढ़कर आंधी तूफानों से सिहनाद सा गूंजेंगे। भाले तलवारों से बढ़कर कलम की पैनी धार है, दुश्मन तेरा अंत सुनिश्चित भारत की ललकार है। खेलोगे यदि खूनी होली, नक्शा तेरा बिगाड़ देंगे। खेलोगे यदि खूनी होली, नक्शा तेरा बिगाड़ देंगे। जो देखे आंख उठा भारत को, सीना उसका फाड़ देंगे। जो देखे आंख उठा भारत को, सीना उसका फाड़ देंगे। सत्य डगर के राही हम, देश के वीर सिपाही हम, मिशन सिंदूर के नायक भी, दुश्मनों की तबाही हम। कफन बांधकर निकल पड़े हैं गोली भर संदूक लिए, सब सैनिक तैयार खड़े हैं हाथों में बंदूक लिए। सेना के हथियार हमारे अर्दल के सर काटेंगे, देखोगे जब आंखों से तो पैर तुम्हारे कांपेंगे। शौर्य लिखेंगे लहू बहाकर, जीत का झंडा गाड़ देंगे। जो देखे आंख उठा भारत को, सीना उसका फाड़ देंगे। जोरदार ताली बजाएंगे। जिस ओज के साथ मैं कविता पढ़ रहा हूं, उसी ओज के साथ मेरा उत्साह बढ़ाएंगे। और अगली पंक्तियां पढ़ता हूं कि पीठ नहीं दिखलाते रण में, यम से भी लड़ जाएंगे। भारत देश के जवान कहते हैं दुश्मनों से, और क्या कहते हैं साहब, वो आपके बीच में रखता हूं कि पीठ नहीं दिखलाते रण में, यम से भी लड़ जाएंगे। गीदड़ भपकी देने वाले छाती पर चढ़ जाएंगे। जिस दिन क्रोध उठेगा सारा पर्वत भी पिघला देंगे। जिस दिन क्रोध उठेगा सारा पर्वत भी पिघला देंगे। आओ रण में गीदड़ चूहों, औकात तुम्हारी बतला देंगे। डरते हो तुम मौत देखकर हमसे क्या टकराओगे। हाथ पड़े जब वीरों के तो खड़े खड़े मर जाओगे। रक्त पिएंगे शीश काटकर, धड़ भी जमीन में गाड़ देंगे। जो देखे आंख उठा भारत को, सीना उसका फाड़ देंगे। कविता की अंतिम बंद पढ़ता हूं और आप सभी से विदा लेता हूं कि शब्द नहीं है आग हमारे, छंद नहीं हुंकार है ये। शब्द नहीं है आग हमारे, छंद नहीं हुंकार है ये। मुक्त नहीं है जान हमारी, प्रण नहीं ललकार है ये। देखे तुझमें दम है कितना, कितनी तुझमें ताकत है। देखे तुझमें दम है कितना, कितनी तुझमें ताकत है। धर्म पूछकर मारने वाला बुज़दिल तुझ पे लानत है। खून का बदला खून से लेंगे, घर घर घुसकर मारेंगे। खून का बदला खून से लेंगे, घर घर घुसकर मारेंगे। विश्व पटल के नक्शे से हम नक्शा तेरा बिगाड़ेंगे। उंगली अगर उठाई तो भुजाएं भी उखाड़ देंगे। जो देखे आंख उठा भारत को, सीना उसका फाड़ देंगे। जो देखे आंख उठा भारत को, सीना उसका फाड़ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार काव्य पाठ होश से भरा हुआ, वैसी ताली भी आनी चाहिए भाई आप लोग की तरफ से। शानदार काव्य पाठ। मैं अगले क्रम में नवोदित पुष्प को बुलाना चाहता हूं मंच पर। निधि जो भिलाई से आई हैं हमारे बीच में, मैं इन 4 लाइनों के साथ सादर आमंत्रित करता हूं। हर नया फूल नई गंध लिए आता है, हर भ्रमर नव प्रणव बंध लिए आता है, और नए विचारों को रुस्ता ना पुराना ताना बाना। हर नया काव्य नए छंद लिए आता है, हर नया काव्य नए छंद लिए आता है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। पवन पुनीत मंच को मैं प्रणाम करती हूँ, मंच पर आसीन अतिथियों को प्रणाम करती हूँ, आप सभी की गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। आज बसंत पंचमी का सुनहरा अवसर है। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे भैया ने बहुत ही सुंदर माँ सरस्वती का वंदन किया है, तो मैं हनुमान जी के लिए एक पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। श्री राम सीता भक्त है, श्री राम सीता भक्त है, काटो हमारी आपदा। बल बुद्धि के स्वामी तुम्ही, कौमुद की तेरी गदा। बल बुद्धि के स्वामी तुम्ही, कौमुद की तेरी गदा। वानर वदन प्रभु आपका, वानर वदन प्रभु आपका। पितु केसरी मांजना, तेरी कृपा जिस पर हुई, विजयी हुआ वह सर्वदा। तेरी कृपा जिस पर हुई, विजयी हुआ वह सर्वदा।
एक पंक्ति बेटी पर लिखी हूँ, सुनिएगा। ये गीत है कि जन्मभूमि है माँ हमारी, इसको तुम प्रणाम कहो। कि जन्मभूमि है माँ हमारी, इसको तुम प्रणाम कहो। इस जग में जन्मे हर नारी का दिल से तुम सम्मान करो। कि जन्मभूमि है माँ हमारी, इसको तुम प्रणाम कहो। इस जग में जन्मे हर नारी का दिल से तुम सम्मान करो। यह महाभारत की वाणी है, यह महाभारत की वाणी है, पांचाली की कहानी है। दरबार में बैठे दुष्टों से द्रौपदी की लाज बचानी है। कौरवों ने ऐसा खेल रचा, अबला को जीता जाता है। कौरवों ने ऐसा खेल रचा, अबला को जीता जाता है। जब दासी बना के स्त्री के केशों को खींचा जाता है। जब भरी सभा बेचारी के साड़ी को घसीटा जाता है। उसी समय उन दुष्टों का सर्वनाश तय हो जाता है। बहन की लाज बचाने वाले, बहन की लाज बचाने वाले, तुम परम कृष्ण भगवान बनो। इस जग में जन्मे हर नारी का दिल से तुम सम्मान करो, दिल से तुम सम्मान करो। अब त्रेता की बात देखिएगा। जब रावण छल कपट करने साधु का भेष धरता है। धरती भी कंपित हो उड़ता सीता का हाथ पकड़ता है। रुदन को सुन हंसने वाले कर नारी का अपमान नहीं। पतिव्रत सती सवित्री की शक्ति का तुझे अनुमान नहीं। सीता को हर ले आया तब माथे का सिंदूर दिखा नहीं। जो रमणी का अपमान करे वो मानव आज तक टिका नहीं। माता की रक्षा करने को, सीता की रक्षा करने को, नारी की रक्षा करने को बन जाओ जटायु युद्ध लड़ो। इस जग में जन्मे हर नारी का दिल से तुम सम्मान करो, दिल से तुम सम्मान करो, दिल से। धन्यवाद। बहुत सुंदर, जोरदार बच्ची के लिए ताली बजाओ भाई। बहुत सुंदर काव्य पाठ किया। हंसता हुआ ये मधमास भी तुम देखोगे, हंसता हुआ ये मधमास भी तुम देखोगे। कल मरुथल की प्यास भी तुम देखोगे। और सीता के स्वयंवर पे मत हंसो इतना, कल राम का वनवास भी तुम देखोगे, कल राम का वनवास भी तुम देखोगे। इन्हीं 4 लाइन के साथ हमारे बीच भरत भाई को मैं सादर आमंत्रित करता हूं, जो बस्तर की मिट्टी की खुशबू आप तक पहुंचाएंगे। भरत गंगादित्य जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं, वह अपना काव्य पाठ करें। अगले क्रम में रिजेन गंजीर जी तैयार हैं। इनके बाद माँ शारदे को नमन, मंच को प्रणाम। और मैं चूंकि बस्तर से आता हूँ तो बस्तर की हल्बी बोली में 2 लाइनें, उसके बाद हिंदी में काव्य पाठ करूँगा। घूम घड़ड़ बादरी बाजे से मारी रसोना, ए मारी रसोना, डोंगरी ऊपर दखुन दखा मंजूर नाचे से। डोंगरी ऊपर दखुन दखा मंजूर नाचे से मारी रसोना, ए मारी रसोना, माटी मायने बरसा पडली मंग मंगे से। माटी मायने बरसा पडली मंग मंगे से मारी रसोना, ए मारी रसोना, आया दंते सरी आमुचो ऊपरे कृपा करे से। माटी माए दखा मुचो ऊपरे कृपा करे से, और रायपुर ने कितरो सुंदर उदिम होए से। ये हल्बी को समर्पित ये, और आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई। और रचनाकारों के लिए ही एक आग्रह पूर्वक रचना है, ये मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। बासंती उल्लास जगाओ, बासंती उल्लास जगाओ, नित नूतन स्वर लेकर उर में, रंग भरे हूं अपने सुर में। नित नूतन स्वर लेकर उर में, रंग भरे हूं अपने सुर में। नव जागृति नव गीत बनाकर, नव सुर नव लय तान उठाओ। बासंती उल्लास जगाओ, बासंती उल्लास जगाओ। चित्रात्मक प्रकृति की शोभा
नवल फूटती सी यह आभा। चित्रात्मक प्रकृति की शोभा, नवल फूटती सी यह आभा। पुष्प खिले चहुं ओर, पुष्प खिले चहुं ओर, धरित्री कहती है मन भर मुस्काओ। बासंती उल्लास जगाओ, बासंती उल्लास जगाओ। विमल भाव हो अपने उर में, विमल भाव हो अपने उर में, बढ़े सभी बासंती सुर में। विमल भाव हो अपने उर में, बढ़े सभी बासंती सुर में। निजता को लेकर समग्रता के हित मन को तुम समझाओ। निजता को लेकर समग्रता के हित मन को तुम समझाओ। बासंती उल्लास जगाओ, बासंती उल्लास जगाओ। अंतर मन को आह्लादित कर प्रतिभाओं के हित फूटे स्वर, अंतर मन को आह्लादित कर प्रतिभाओं के हित फूटे स्वर। फिर ले आए रंग बसंती, पहले रंग बसंती में सब लोग गाते नाचते थे। फिर ले आए रंग बसंती, प्रतिभाओं को आज मनाओ। बासंती उल्लास जगाओ, बासंती उल्लास जगाओ, बासंती उल्लास जगाओ। विनती संग संगीत भरा स्वर, अंतिम बंद। विनती संग संगीत भरा स्वर, मातु शारदे को समक्ष कर। विनती संग संगीत भरा स्वर, मातु शारदे को समक्ष कर। विद्या का संवेग वर्ण कर, एक प्रार्थना मिलकर गाओ। बासंती उल्लास जगाओ, बासंती उल्लास जगाओ, बासंती उल्लास जगाओ। मुख्य मंच में थोड़ी देर पश्चात कार्यक्रम होना है और तो वहाँ से बार बार फ़ोन आ रहा है, तो मैं सभी से निवेदन करूँगा जो अगले क्रम में आने वाले हैं, कृपया आप जल्द से जल्द अपना काव्य पाठ पूर्ण करें। कि मैं अगले क्रम में रिजन गंजीर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। काकेर से हमारे बीच में है कि शब्द का अर्थ गढ़ लिया हमने, भाव ऐसे पकड़ लिया हमने। आपने जिंदगी लिखा होगा, दर्द था दर्द पढ़ लिया हमने। समस्त सुधीजनों को सादर प्रणाम। इसके बाद पूर्णिमा तिवारी जी तैयार रहेंगे। आप सभी को सादर प्रणाम और मातृभूमि के चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित करूं कि वीर को प्रणाम, रणधीर को प्रणाम मेरा, भगत गुरु दिनमान को प्रणाम है। कि वीर को प्रणाम, रणधीर को प्रणाम मेरा, भगत गुरु दिनमान को प्रणाम है। राम जी से बढ़कर उनका पवित्र नाम, संग कपि पुत्र हनुमान को प्रणाम है। मान है, सम्मान है और स्वाभिमान है, आन बान शान राष्ट्रगान को प्रणाम है। देश हित जिए और वीर गति पाए हम, जगत गुरु हिंदुस्तान को प्रणाम है, जगत गुरु हिंदुस्तान को प्रणाम है। आइए मैं हमारे युवा साथियों के लिए 4 पंक्तियां निवेदित करूं कि किस प्रकार से युवा साथी होनी चाहिए। कि भगत आजाद गुरु सुखदेव प्यारे मेरे, साहस अदम्य वाली युवा शक्ति चाहिए। टापों के टाप पर चले टाप टाप, जैसे चेतक के स्वामी वाली आज भक्ति चाहिए। भगत आजाद गुरु सुखदेव प्यारे मेरे, साहस अदम्य वाली युवा शक्ति चाहिए। टापों के टाप पर चले टाप टाप, जैसे चेतक के स्वामी वाले आज भक्ति चाहिए। सर को बनाए शर अधर मुखर कर, जप तब योग मोक्ष वाली युक्ति चाहिए। शिला शिखर बने प्रखर निखर तने, शबरी अहिल्य वाले आज मुक्ति चाहिए। और कैसा कि शेष अशेष महेश गणेश प्रवेश विशेष वाली आज दृष्टि चाहिए। वसुधा की प्यास बुझे आस नई नई जगे, जग तृप्ति वाली हो ऐसी वृष्टि चाहिए। जग तृप्ति वाली हो ऐसी वृष्टि चाहिए। कि गीता के ज्ञान ध्यान, कि गीता के ज्ञान ध्यान, शंख सुजान जान, आन बान शान राष्ट्रगान आज चाहिए। सूर्य कालिदास आस पास करे वासनित, सूर्य कालिदास आस पास करे वासनित, जगत गुरु हिंदुस्तान आज चाहिए, जगत गुरु हिंदुस्तान आज चाहिए। और कैसे जो देश को खंड खंड करने की परिकल्पना करते हैं, तो उनके लिए यही कहूंगा कि खंड अखंड कर, कि खंड अखंड कर, पाखंड खंड कर, दंड प्रचंड राष्ट्रगान आज चाहिए। अंत अनंत सुसंत सुगंध बन,
अलंग मलंग स्वाभिमान आज चाहिए, अलंग मलंग स्वाभिमान आज चाहिए। जल थल कल कल हलचल पल पल, वेद मंत्रों वाली आज शक्ति चाहिए। और मानव हो मानव नवनित नवनित में, मानव हो मानव नवनित नवनित में, सत्य सनातनी आज सृष्टि चाहिए। भगत आजाद गुरु भगत आजाद गुरु भगत आजाद गुरु सुखदेव प्यारे मेरे, साहस अदम्य वाली आज युवा शक्ति चाहिए। टापों के टाप पर चले टाप टाप जैसे, चेतक के स्वामी वाले आज भक्ति चाहिए, चेतक के स्वामी वाले आज भक्ति चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिमा जी, काव्य पाठ के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ कि जिंदगी हमारी सजल हो गई, अश्क रोने लगे तब गजल हो गई, और जब से छोड़ी है हमने सभी ख्वाहिशें, मेरी छोटी सी कुटिया भी महल हो गई, मेरी छोटी सी कुटिया भी महल हो गई। धन्यवाद। मेरे गला बैठा है, गले में नहीं जाएंगे। बिलासपुर से आई हूँ। का काव्य पाठ होना है। मैं हर्ष व्यास जी से निवेदन करूंगा, कृपया उनको यहाँ मंच के पास तक लेकर आए। रमाचंद कांचंद जी। धन्यवाद कमल जी। बिलासपुर से आई हूँ, पूर्णिमा तिवारी नाम, और मंच पर बैठे दिग्गजों को करती हूँ प्रणाम, करती हूँ प्रणाम। इस पावन धरा को मैं, इस पावन धरा को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ। सभी प्रबुद्ध जनों का मैं व्यक्त आभार करती हूँ। मंच का आशीष भी तो चाहती हूँ मैं, इसलिए मंच को मैं तो बहुत प्रणाम करती हूँ। दो मुक्तक पढ़ती हूँ, अपने कृष्ण भगवान के समर्पित करती हूँ। तेरा ही नाम मैं सुबह, तेरा ही नाम मैं सुबह, कभी मैं शाम लेती हूँ। अपने बहते आंसू को मैं अक्सर थाम लेती हूँ। मेरे रामा मेरे मोहन, मेरे श्यामा मेरे कान्हा, पल में दुख दूर होते हैं तेरा जब नाम लेती हूँ। एक मुक्तक और समर्पित करती हूँ। गर बनूं मैं, गर बनूं मैं राधिका, तुम श्याम बन जाना। गर बनूं मैं राधिका, तुम श्याम बन जाना। गर बनूं मैं साधिका, तुम राम बन जाना। कर रही आराधना मीरा सी हो करके, चाहती जो तीर्थ करना, धाम हो जाना। पंक्तियां रखती हूँ अपनी। भारत माँ की मैं शान लिखती हूँ, भारत माँ की मैं शान लिखती हूँ, इस धरा का स्वाभिमान लिखती हूँ, और देश के गद्दार के छक्के छुड़ा दे जो, कविता में मैं अपने वो हंकार लिखती हूँ, कविता में मैं अपने वो हंकार लिखती हूँ। मिट्टी की सुगंध, 4 लाइन और है। मिट्टी की सुगंध सौंधी खींचती है तेरी ओर, मिट्टी की सुगंध सौंधी खींचती है तेरी ओर, बार बार मिट्टी को प्रणाम कर लीजिए। देशभक्ति भावना हो मन में ये कामना हो, देशभक्ति भावना हो मन में ये कामना हो, वतन के लिए कुछ काम कर लीजिए। तिरंगा अभिमान है भारत की शान है, तिरंगा अभिमान है भारत की शान है, इसको बचाने का विधान कर लीजिए। और मिट्टी की कसम लिए बार बार कहती हूँ, और मिट्टी की कसम लिए बार बार कहती हूँ, वंदे मातरम को आत्मसात कर लीजिए, वंदे मातरम को आत्मसात कर लीजिए, वंदे मातरम को आत्मसात कर लीजिए। बोले भारत
माता की बहुत जय। शानदार काव्य पाठ, जोरदार तालियों से पूर्णिमा जी मैं सादर आमंत्रित करता हूँ रमाकांत चंदेल जी को अपनी इन 4 लाइनों से कि बेपरवाह लहरों से कभी हारा नहीं हूँ, बेपरवाह लहरों से कभी हारा नहीं हूँ, और टूट जाऊं थपेड़ों से वो किनारा नहीं हूँ, और मत परख नजरों से मुझे पीकर तो देख, मैं गहरे समंदर की तरह खारा नहीं हूँ, मैं गहरे समंदर की तरह। धन्यवाद आदरणीय कमल शर्मा जी। हे रस मधुरे कविता मुखरे, अनुपम सुख प्रद तव आराधन, कर दे धन्य मनुज जीवन को, तव चरणारविंद का चिंतन, रमाकांत को सन्मति देकर, भव भ्रम के विष तरु उत्पाटो, दैन्य दलित दुरितात्माओं के भव बंधन भवतारिणी काटो, परम प्रेममयी निज प्रसाद की प्रेम सुधा सुखकारिणी बांटो। आज वसंत पंचमी के इस पावन उत्सव पर आदरणीय महेश शर्मा जी तथा आप सभी सरस्वती के वरद पुत्रों को प्रणाम करते हुए एक पुरानी रचना है, उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। मैं प्रयास करता हूं कि समय का अतिक्रमण ना हो, संदर्भ आप समझ लेंगे। विश्व चक्र को सतत घुमाने का कर्तव्य निभाया है, विश्व चक्र को सतत घुमाने का कर्तव्य निभाया है, मर्यादा का सेतु राम ने इसी निमित्त बनाया है, विश्व चक्र को सतत घुमाने का कर्तव्य निभाया है, मर्यादा का सेतु राम ने इसी निमित्त बनाया है, जनरंजन का पुण्य कर्म तो, जनरंजन का पुण्य कर्म तो मायापति के साधक करते, किंतु काम अरुभोग आदि अब वस्त्रहीन अंगों से झरते। ये विडंबना है पाश्चात्य संस्कृति के अनुकरण के कारण। जनरंजन का पुण्य कर्म तो मायापति के साधक करते, किंतु काम अरुभोग आदि अब वस्त्रहीन अंगों से झरते, चिंतन की उज्ज्वल आत्मा में, चिंतन की उज्ज्वल आत्मा में यदि चरित्र का देह न होगा, मनुज अस्मिता खो जाएगी, जनमानस में स्नेह न होगा। और राघव ने तो कपि समूह को, और राघव ने तो कपि समूह को अंग वस्त्र पहनाया है, मर्यादा का सेतु राम ने इसी निमित्त बनाया है। और साहित्योत्सव है तो साहित्य या काव्य जगत की एक विडंबना देख लीजिए। काव्य कर्म की उत्कंठा ने, काव्य कर्म की उत्कंठा ने, किंतु मनुज मन की कुंठा ने, उच्छृंखलता की जननी बन जग की सामाजिक लुंठा ने, काव्य निकेतन के कलशों की, काव्य निकेतन के कलशों की उज्ज्वलता का हरण किया है, धन के लोलुप कवियों ने उथले विषयों का वर्ण किया है। और वाल्मीकि जी के माध्यम से, वाल्मीकि जी के माध्यम से, व्यास आदि कवि के माध्यम से, गोस्वामी जी के माध्यम से काव्य कर्म सिखलाया है, मर्यादा का सेतु राम ने इसी निमित्त बनाया है, विश्व चक्र को सतत घुमाने का कर्तव्य निभाया है, मर्यादा का सेतु राम ने इसी निमित्त बनाया है, मर्यादा का सेतु राम ने इसी निमित्त बनाया है, मर्यादा का सेतु राम ने इसी निमित्त बनाया है।
आप सबने मुझे अवसर दिया। मैं कवि नहीं हूँ, ये तो आदरणीय महेश शर्मा जी जैसे विद्वद जनों का स्नेह है मुझ पर कि ऐसा अवसर प्रदान कर देते हैं, वरना मैं यही अनुरोध करते हुए आपके मध्य से जाना चाहता हूँ कि मैं चंचल कपि मात्र हूँ, कवि हैं आप समस्त। मैं चंचल कपि मात्र हूँ, कवि हैं आप समस्त। इच्छा है कवि बन सकूं, करो कृपा हनुमंत सियावर रामचंद्र की। नमस्कार। अगले क्रम में जगतारण डहरे जी, बहुत छोटी रचना, निवेदन है समय का ध्यान रखें। सभी को सादर नमन। बिना भूमिका के छाती मां गोली दागे ले, छाती मां गोली दागे ले का कवि हमर जथे, छाती मां गोली दागे ले का कवि हा मर जथे। नहीं, एक कविता जिंदा रही थे तासु कवि तर जाथे, बस एक कविता जिंदा रही थे तासु कवि तर जाथे। मैं एक रचना पढ़े जात हूं, जे रचना ला कारगिल युद्ध के समय लिखे रहे। नहीं जानच, नहीं जानच धरहा टंगी आयो, लकड़ी कस तोला चुन दे हो, मोर दिल में लगा झन आ गिरे, मोर दिल में लगा झन आ गिरे हो राकस तोला भूंज दे हो, मोर दिल में लगा झन आ गिरे हो राकस तोला भूंज दे हो। टिटही कस झन टिटक जादा, टिटही कस झन टिटक जादा, जानत हो तोर कत का दम है, टिटही कस झन टिटक जादा, जानत हो तोर कत का दम है, तोर बइहा ले मोर बइहा मारे, बल ताकत हा का कम है, धरहूं ता नहीं टस के सकबे, फा फा कसयत का हच बहंगर, मुते लगबे छुल 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 कांपे लगबे थर 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 थर, मुते लगबे छुल 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 कांपे लगबे थर 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 थर, गिरबे ता नहीं उठे सकबे, गिरबे ता नहीं उठे सकबे, नींदा कस चुप्पे खूंद दे हो, मोर दिल में लगा झन आगे रे हो राकस तोला भूंज दे हो, मोर दिल में लगा झन आगे रे हो राकस तोला भूंज दे हो। तय गरज गरज के रह जाबे मैं बरस घला के बता दे हो, तय गरज गरज के रह जाबे मैं बरस घला के बता दे हो, नहीं रही ही कौन रुकैया रे नदिया कस धार बोहा दे हो, तय हावच कौन भरम मारे बुकनी कस तोला भुरक दे हो, माहो कस निमगा चुहक दे हो सुरही कस सफा सुरक दे हो, माहो कस निमगा चुहक दे हो सुरही कस सफा सुरक दे हो, धुर्रा पाना कस उड़ जाबे, धुर्रा पाना कस उड़ जाबे, बदरा खखरा कस फून दे हो, मोर दिल में लगा झने आगे रे हो राकस तोला भूंज दे हो, मोर दिल में लगा झने आगे रे हो राकस तोला भूंज दे हो। एक घाव नहीं कई घाव हो गए, एक घाव नहीं कई घाव हो गए हावच रे लौगर हा, एक घाव नहीं कई घाव हो गए हावच रे लौगर हा, कई घाव ले तोला माफी दो भारी हच दोगला मिठ लबरा, साहत भर ले साहत हावो बीजीर बीजीर झन लागे रहा, खोजे डहर नहीं पाबे रे कहूँ मती छरिया गेता, खोजे डहर नहीं पाबे रे कहूँ मती छरिया गेता, मांगे नहीं पाबे पानी रे, मांगे नहीं पाबे पानी रे, गौहा डोमी कस सूंघ दे हो, मोर दिल में लगा झने आगे रे हो राकस तोला भूंज दे हो, मोर दिल में लगा झने आगे रे हो राकस तोला भूंज। अंतिम मंत्र है। चल ठीक। मैं अब काव्य पाठ को मंच की तरफ करता हूँ। मैं काव्य पाठ के लिए सीधा हमारी महामंत्री श्रीमती उर्मिला देवी उर्मी जी को सादर आमंत्रित करता हूँ मंच पर कि वो आए अपना काव्य पाठ करें। बहुत धन्यवाद कमल जी। दो पंक्तियों से आरंभ करती हूँ। पावन धरा है छत्तीसगढ़ की, पावन धरा है छत्तीसगढ़ की, इसकी माटी है चंदन, इसकी माटी है चंदन,
तिलक भाल पर इसका लगाकर, तिलक भाल पर इसका लगाकर अतिथियों का करें हम अभिनंदन, करें हम अभिनंदन, सभी का अभिनंदन है। अब संस्कृत में एक रचना की मात्र 2 पंक्तियां रख रही हूँ, आप सभी उसका आनंद लेंगे, बहुत सरल भाषा में है। गायति मम हृदयम तु जय जय भारतम, जय जय भारतम, जय जय भारतम, स्वतंत्र भारतम, सशक्त भारतम, समृद्ध भारतम, स्वाधीन भारतम, गायति मम हृदयम तु जय जय भारतम, जय जय भारतम, अखंड भारतम, समृद्ध भारतम। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ जय भारत। अब अगले क्रम में मैं अभी तक जो इतना सुंदर संचालन कर रहे थे आदरणीय श्री कमल शर्मा जी को आप सभी की जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करती हूँ। समय को ध्यान में रखते हुए मैं सीधा काव्य पाठ करता हूँ कि अब उस शख्स से मेरा कोई नाता नहीं है, अब उस शख्स से मेरा कोई नाता नहीं है, पर ऐसा नहीं कि वो याद आता नहीं है, पर ऐसा नहीं कि वो याद आता नहीं है, और उसके बाद भी ताउम्र हम उसी के रहे, उसके बाद भी ताउम्र हम उसी के रहे, रिश्ता इतना भी तो कोई निभाता नहीं है, रिश्ता इतना भी तो कोई निभाता नहीं है। एक गजल के चंद शेर बस कि कांटों की भला सोहबत कौन करता है, कांटों की भला सोहबत कौन करता है, फूलों से भला नफरत कौन करता है, और मैं अकेला ही था घर में कमाने वाला, वरना इस मिट्टी से हिजरत कौन करता है, वरना इस मिट्टी से हिजरत कौन करता है, और उसने ठुकराए हैं समझौते महलों के बहुत, वरना सच कहने की हिमाकत कौन करता है। और बात उसूलों पर आ गई होगी वरना, बात उसूलों पर आ गई होगी वरना, अपनों से ही बगावत कौन करता है, अपनों से ही बगावत कौन करता है, और दोस्त बनकर काटा है उसने जड़ों को, इस तरह भी इबादत, इस तरह भी अदावत कौन करता है। और तेरी गली से गुजर जाते हैं रोज हम, तेरी गली से गुजर जाते हैं रोज हम, हमारी तरह इबादत कौन करता है, हमारी तरह इबादत कौन करता है। और आपने अपना कहा शुक्रिया आपका, आपने अपना कहा शुक्रिया आपका, वरना गैरों पे इनायत कौन करता है, वरना गैरों पे इनायत कौन करता है। कांटों की भला शोभत कौन करता है, फूलों से भरा नफरत कौन करता है। मैं सादर अब अंतिम कड़ी में काव्य पाठ के लिए हमारे राष्ट्रीय महामंत्री परम आदरणीय महेश शर्मा जी को मैं सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो काव्य पाठ के लिए सादर आमंत्रित। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रारंभ करने में जो देरी होती है उसका दुष्परिणाम अंत में हमें भुगतना ही पड़ता है। समय की मर्यादा है, दूसरे मंच पर भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। मैं एक घनाक्षरी प्रस्तुत करता हूं, उसके बाद कार्यक्रम को अंतिम चरण में ले जाएंगे। सुंदरकांड से निकली हुई यह घनाक्षरी 2 पीढ़ियों के संयोजन का प्रतीक है, जामवंत का अनुभव और हनुमान जी की शक्ति। कांड वही सुंदर है जामवंत के वचन, सुनी हनुमान जी के ही अति भाते हैं। कांड तभी सुंदर है जामवंत के वचन, सुनी हनुमान जी के ही अति भाते हैं। सहज समुद्र लांघी बाटिका उजारी डारी, लंक जारी सोने की सिया की सुधि लाते हैं। तो जामवंत है प्रतीक वयोवृद्ध पूर्वजों के, हनुमान जी सदा युवा ही कहे जाते हैं। शक्ति पुंज को दिशा देता है जब अनुभव, तभी नित नए कीर्तिमान गढ़े जाते हैं, तभी नित नए कीर्तिमान गढ़े जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत शानदार कविता पढ़ी। एक बार अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए।
और समय बिल्कुल नहीं है, हमें चाणक्य की मंचन की ओर भी पहुंचना है। और मैं सीधे मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं इस पूरे कवि सम्मेलन के संचालन कर रहे कमल शर्मा जी के अभिनंदन के लिए आलोक देव अपर संचालक हैं। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, साथ ही साथ समाज सेवी और प्रवक्ता सम्मानी श्री जसविंदर बग्गा जी, मैं आपसे भी आग्रह कर रहा हूं आप आइए और आप सब की ओर से कमल शर्मा जी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करेंगे। आलोक देव जी अपर संचालक एवं जसविंदर बग्गा जी, मैं आप दोनों को आमंत्रित कर रहा हूँ। आइए भैया, बीच में आ जाओ कमल भैया। आप भैया कमल भैया बीच में आ जाइए, कमल बीच में जाओ, बीच में कमल भैया बीच में जाओ ना। हाँ कमल भैया बीच में जाओ। आप सब की ओर से इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे सम्माननीय कमल, साथ ही साथ सम्माननीय जसविंदर बग्गा जी का हम राजकीय गमछा भेंट कर अभिनंदन कर रहे हैं और कमल शर्मा जी का प्रतीक चिन्ह भेंट कर हम अभिनंदन कर रहे हैं इस पूरे राष्ट्रीय कवि संगम के इस कार्यक्रम के लिए। एक बार जोरदार ताली बज आप सब के लिए, आप सब के लिए एक साथ आप सबको प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। और एक बार ग्रुप फोटो के लिए मैं सबको मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ, आप आइए। और साथ ही साथ सम्माननीय जसविंदर बग्गा जी से 1 मिनट का उद्बोधन की आग्रह करूंगा आपसे, आप आइए। अंतिम उसके बाद हम सब यहाँ चलेंगे। आइए ग्रुप फोटो साथ साथ बोलिए। रायपुर साहित्य उत्सव 2026 जिसका आज बहुत ही शानदार उद्घाटन हुआ, विभिन्न सत्रों में देश भर से पधारे विभिन्न साहित्यकारों को, विभिन्न पत्रकारों को और साहित्य प्रेमियों के लिए सुंदर वातावरण प्रकृति के नज़दीक रखते हुए जिसकी बेहद इच्छा साहित्यकारों को होती है, ऐसा कार्यक्रम लगभग 12 वर्षों के बाद छत्तीसगढ़ की धरा पर हो रहा है। हम सब साहित्य प्रेमी इस बात को लेकर बेहद उत्सुक थे, बेहद उत्साहित थे कि जो कार्यक्रम रायपुर में होने जा रहा है, पिछले 3 माह से जिस कार्यक्रम को बहुत भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियां चल रही थी, आज धरा पे उतरा और देखकर सुबह से प्रसन्नता का वातावरण है कि जिस चीज़ की इच्छा साहित्य प्रेमियों को थी, जिसकी कल्पना हम सब साहित्य प्रेमी कर रहे थे, आज वह चरितार्थ होता दिख रहा है। और यह शानदार राष्ट्रीय कवि संगम में कवियों की जो वाणियों से हम सब ने यहाँ पर कविताओं का रसास्वादन किया, हम सब के लिए हर्ष का विषय है। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम कल और परसों भी इसी प्रकार साहित्य प्रेमियों को पूरे छत्तीसगढ़ से नहीं, देश के साहित्य प्रेमियों को यहाँ आकर्षित करेगा, यहाँ बुलाएगा, उनका स्वागत करेगा। मैं अपनी शुभकामनाएं इस साहित्य उत्सव समिति को और सबसे ज़्यादा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माननीय शशांक शर्मा जी को देता हूँ। आप सबने यहाँ बुलाया, बोलने का अवसर दिया, मुझे सम्मान दिया, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं समस्त आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि मुख्य मंच की ओर आप सब चलेंगे और आज का जो अंतिम सायन प्रमुख कार्यक्रम है उसका आनंद उठाइएगा आप सभी।